इस क्लास में दोस्तों सीटेट पेपर 2 के लिए सामाजिक विज्ञान का पूरा निचोड़ देखेंगे। सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत दोस्तों इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे। एनसीईआरटी कक्षा 6, 7, 8 का पूरा निचोड़ देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही एसएसटी में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इतिहास की कंप्लीट एनसीईआरटी देखते हैं। सबसे पहले कक्षा 6 से शुरू करते हैं। हमारे अतीत, प्राचीन भारत से यहाँ पर शुरू करते हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये पहला टॉपिक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। ये उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियां हैं। लगभग 8000 वर्ष पूर्व यहाँ सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना और भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाना शुरू हुआ था सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर। कब? लगभग 8000 वर्ष पहले। तो ध्यान रखिएगा, गेहूं और जौ उगाना और भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालना या पालतू बनाना, ये सब कहाँ शुरू हुआ था? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर। कब? 8000 वर्ष पहले। ये सभी पॉइंट दोस्तों एनसीईआरटी में हूबहू दिए गए हैं, तो ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हुए चलेंगे। गारो पहाड़ियां उत्तर पूर्व में है और विंध्य पहाड़ियां मध्य भारत में है। कृषि का विकास हुआ था यहाँ पर गारो पहाड़ियों पर। विंध्य के उत्तर में दोस्तों सबसे पहले चावल उगाया गया था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चावल विंध्य के उत्तर में उगाया गया था। और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो 4700 वर्ष पहले यहाँ आरंभिक नगर फले फूले थे, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास। गंगा और इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो 2500 वर्ष पूर्व मगध जैसे महाजनपदों का विकास हुआ। गंगा के दक्षिण में है मगध। ठीक है। देश का नाम इंडिया है। इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ये सब पॉइंट एनसीईआरटी में हूबहू दिए गए हैं, तो ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ठीक है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। 2500 वर्ष पहले यूनानियों और ईरानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। भारत की बात करते हैं। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए प्रयोग होता था भारत। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। लगभग 3500 वर्ष पुरानी रचना है ऋग्वेद, इसमें मिलता है भारत का उल्लेख। ठीक है। चलिए पांडुलिपि की बात करते हैं। हाथ से लिखी जो पुस्तकें होती थी, ये ताड़पत्रों या हिमालय में उगने वाले भुर्ज नाम के पेड़ की छाल से बने भोजपत्र पर लिखी जाती थी पांडुलिपि। तो ध्यान रखिएगा। अभिलेख की बात करते हैं। पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए लेख को अभिलेख कहा जाता है। उदाहरण के लिए कंधार का अभिलेख है, जो अशोक का आदेश, जो ग्रीक और अरामाइक 2 लिपियों में है। ठीक है, तो ये अभिलेख है और ऊपर पांडुलिपि है। इसके बाद अगला टॉपिक है आखेट, खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। चलिए पूरा स्थल की बात करते हैं। जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसे अवशेष मिलते हैं, उसे पूरा स्थल कहा जाता है। जैसे यहाँ पर भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। यहाँ से आवासीय पूरा स्थल, गुफाएं और कंदराएं। शैल चित्रकला, जहां जंगली जानवरों का कुशलता से चित्रण किया गया है। ठीक है, तो आवासीय पूरा स्थल, गुफाएं और कंदराएं, ये सब भीमबेटका में हैं। हुंसगी और कुरनूल गुफाएं। कुरनूल में राख के अवशेष मिले हैं, जिससे सिद्ध होता है कि वे आग से परिचित थे। कहां पर? कुरनूल में। हुंसगी और कुरनूल गुफाएं, ध्यान रखिएगा। चलिए पाषाण काल के 3 चरण यहाँ पर देखेंगे। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 साल पहले तक। इसमें लघु पाषाण औजार मिले हैं। जलवायु गर्म हुई और घास के मैदान बने। ठीक है, लघु पाषाण में। नवपाषाण काल 10,000 साल पहले से शुरू हुआ। नवपाषाण काल मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में है। इसका जिक्र एनसीईआरटी में है, तो ध्यान से देखिए। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते के पास स्थित है, मेहरगढ़, बोलन दर्रे के पास। जितने भी पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं, सभी पॉइंट एनसीईआरटी में हूबहू लिखे गए हैं, तो ध्यान से देखते हुए चलिए। यहाँ सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा गया। ठीक है, मेहरगढ़ में। चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष यहाँ से मिले हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, कब्रें
मृतकों के साथ सामान दफनाया जाता था, जैसे बकरी हो गया। ये परलोक की अवधारणा है। दाओजली हेडिंग, असम। चीन और म्यांमार जाने वाले रास्ते में यहाँ जेडाइट पत्थर और काष्ठास्म के औजार मिले हैं। ठीक है, दाओजली हेडिंग से। अगला टॉपिक है आरंभिक नगर, हड़प्पा सभ्यता। खोज की बात करते हैं तो लगभग 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछाते समय पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा स्थल का पता चला था। नगर लगभग 4700 वर्ष पूर्व विकसित हुए थे। दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नगरों की बनावट की बात करते हैं, 2 या उससे अधिक हिस्से। पश्चिमी हिस्सा छोटा लेकिन ऊंचा था, जिसे नगर दुर्ग कहा जाता था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन नीचे था, जिसे निचला नगर कहा जाता था। तो नगरों की बनावट कैसी थी यहाँ पर लिखा गया है। पक्की ईंटों की चुनाई की जाती थी इंटरलॉकिंग पैटर्न पर। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, यहाँ महान स्नानागार मिला जिसमें ईंट और प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर वाटरप्रूफ बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हैं, आप लोग ध्यान से लास्ट तक देखते हुए चलिए। कालीबंगा और लोथल, यहाँ अग्निकुंड मिले हैं जहां यज्ञ किए जाते होंगे। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं जहां पर यज्ञ किए जाते होंगे। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। यह यहाँ बंदरगाह और मनके बनाने का कारखाना मिला है। कहां से? लोथल से। धौलावीरा गुजरात में है, कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे। यह नगर 3 भागों में बटा था। धौलावीरा, ध्यान रखिएगा, 3 भागों में बटा था। प्रत्येक भाग के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें थी। यहाँ हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। धातु व आयात की बात कर लेते हैं। तांबा, तांबा धातु राजस्थान व ओमान, और टिन अफगानिस्तान व ईरान। सोना कर्नाटक, कोलार। बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान। तो यहां से आयात होता था। अगला टॉपिक है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। वेद की बात कर लेते हैं तो इसमें 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है 3500 वर्ष पूर्व। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। 3 प्रमुख देवता थे, कौन कौन? अग्नि थे, इंद्र थे और सोम थे। अग्नि आग के देवता थे, इंद्र युद्ध के देवता, सोम एक विशेष पौधा जिससे पेय बनता था। ऋग्वेद की भाषा कैसी थी? प्राग संस्कृत या वैदिक संस्कृत भाषा थी। भाषा परिवार, पहला है भारत यूरोपी या भारूपी परिवार। भारूपी परिवार में संस्कृत, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन आदि भाषाएं शामिल हैं। द्रविड़ परिवार में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम शामिल हैं। तिब्बत वर्मा परिवार में उत्तर पूर्वी भारत की भाषाएं हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार में झारखंड और मध्य भारत की भाषाएं शामिल हैं। महापाषाण मतलब बड़ा पत्थर कब्रों को चिन्हित करने के लिए लगाए जाते थे, और यह परिपाटी 3000 साल पहले शुरू हुई थी। कहाँ? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व और कश्मीर में। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित एक नवपाषाण या ताम्र पाषाणिक स्थल है। इनाम गांव, यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः सीधा लिटाकर उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था इनाम गांव में। अगला टॉपिक है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चलिए, अश्वमेध यज्ञ के बारे में बात करते हैं। राजा के प्रभुत्व को स्वीकार करने का अनुष्ठान था अश्वमेध यज्ञ। वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन, क्षत्रिय युद्ध या रक्षा, वैश्य कृषि या व्यापार, शूद्र सेवा। इस तरह से वर्ण व्यवस्था इसमें थी। महाजनपद की बात करते हैं 2500 वर्ष पहले। कर की बात करते हैं, उपज का 1/6 भाग जिसे भाग कहा जाता था, उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। कृषि में बदलाव, लोहे के हल के फाल का प्रयोग हुआ। धान के पौधे का रोपण शुरू हुआ महाजनपद काल में। मगध की बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद है मगध। नदियां गंगा और सोन, यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण थी, गंगा और सोन नदी। शासक की बात करते हैं तो मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद ये महत्वपूर्ण शासक थे। राजधानी, मगध की राजधानी पहले राजगृह थी, बिहार में है, बाद में पाटलिपुत्र, पटना।
दोनों बिहार में ही हैं। वज्र की बात करते हैं, राजधानी वैशाली थी इसकी, बिहार में है। यहाँ गढ़ या संघ शासन व्यवस्था थी, जहां कई शासक एक साथ शासन करते थे, और अजात शत्रु ने वज्र संघ पर आक्रमण करने के लिए अपने मंत्री वस्त्रकार को बुद्ध के पास भेजा था। चलिए नए प्रश्न नए विचार, अगला टॉपिक है। यहाँ पर बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। सिद्धार्थ गौतम साक्यगढ़ के क्षत्रिय राजकुमार थे, और बोधगया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था इन्होंने, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इनकी मृत्यु कुशीनारा में हुई थी, और भाषा इनकी प्राकृत थी, आम लोगों की भाषा थी। ये सभी पॉइंट एनसीईआरटी में लिखे गए हैं, तो यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट चीजों को लिखा गया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। महावीर और जैन धर्म, 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जैन धर्म के। वज्र संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। अहिंसा के कड़े नियम इन्होंने बनाए थे, भाषा इनकी प्राकृत थी। चलिए उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना, उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा, आत्मा और ब्रह्मा के विचारों का संकलन है उपनिषद। ध्यान रखिएगा, आत्मा और ब्रह्मा या परमात्मा के विचारों का संकलन है उपनिषद। प्रसिद्ध विचारक गार्गी, विदुषी महिला, सत्यकाम जावाल, दासी पुत्र जिन्हें गौतम ऋषि ने अपना शिष्य बनाया, ये प्रसिद्ध विचारक हैं। संघ जैन और बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान, नियम विनय पिटक नाम की पुस्तक में मिलते हैं। आश्रम व्यवस्था, 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला टॉपिक है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ये सभी पॉइंट हूबहू एनसीईआरटी में लिखे गए हैं, तो यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट चीजों को लिखा गया है, तो आप लोग अच्छे से इसे देखते हुए समझते हुए चलिए। मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से की थी, 32 वर्ष पहले, कौटिल्य की सहायता से। चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, याद रखिएगा। मेगास्थनीज की बात करते हैं। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इसने इंडिका लिखी थी, इंडिका पुस्तक। अशोक पहला ऐसा शासक जिसने अभिलेखों द्वारा प्रजा तक संदेश पहुंचाया था। अभिलेखों की भाषा कैसी थी? प्राकृत थी, और लिपि ब्राह्मी थी, दोनों ध्यान रखिएगा। अशोक के अभिलेखों की भाषा कैसी थी? प्राकृत थी। लिपि कैसी थी? ब्राह्मी थी। कलिंग युद्ध, उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था, और युद्ध के नरसंहार को देखकर अशोक ने हिंसा त्याग दी और धम्म अपनाया। धम्म महामत, धम्म की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी को धम्म महामत कहा जाता था। गांव शहर और व्यापार के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। लोहे के औजार, 2500 साल पहले इनका प्रयोग बढ़ा था। लोहे के औजार का प्रयोग 2500 साल पहले। तमिल क्षेत्र में गांव के लोग, बड़े भूस्वामियों को तमिल क्षेत्र में वेल्लाल कहा जाता था, याद रखिएगा। साधारण हलवाहों को उझावार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर या दास को कैडेसियार और अदिमई कहा जाता था तमिल क्षेत्र में। और उत्तर भारत में गांव के लोग, गांव का मुखिया ग्राम भोजक कहलाता था। वंशानुगत पद था, यह सबसे बड़ा भूस्वामी था ग्राम भोजक। स्वतंत्र किसान, गृहपति, छोटे भूस्वामी को कहा जाता था। दास कर्मकार, जिनके पास जमीन नहीं होती थी उन्हें दास कर्मकार कहा जाता था। आहत सिक्के, सबसे प्राचीन सिक्के चांदी या तांबे पर ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। अरिकामेडु, पुदुचेरी, यह दोस्तों तटीय व्यापारिक केंद्र था अरिकामेडु। यहाँ एरेटाइन जैसे रोम के बर्तन और एम्फोरा मिले हैं। 2 हत्थे लगे जार मिले हैं एम्फोरा, कहां से? अरिकामेडु से। अगला टॉपिक है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। दक्षिण भारत सोना मसाले, विशेषकर काली मिर्च, जिसे रोमन साम्राज्य में काला सोना कहा जाता था, के लिए प्रसिद्ध था दक्षिण भारत। मुवेंदार, तमिल कविता संगम में वर्णित 3 सत्तारूढ़ परिवार चोल, चेर और पांडे को मुवेंदार कहा जाता था। सातवाहन वंश, सबसे प्रमुख शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी थे। इन्हें दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था, सातकर्णी को। रेशम मार्ग, चीन से रेशमी कपड़े ले जाने वाला व्यापारिक मार्ग था रेशम मार्ग। कुषाणों का इस पर सबसे मजबूत नियंत्रण था। सभी पॉइंट आप लोग अच्छे समझते हुए चलिए। कथन कारण वाले प्रश्न सीटेट में यहां से पूछे जाते हैं।
कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक, कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था, कुषाण शासक था। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास हुआ था, मूर्ति पूजा इसमें शुरू हुई थी, बोधिसत्व की अवधारणा आई थी। चीनी तीर्थयात्री फाहियान, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था, और इत्सिंग आया था। इसके बाद इत्सिंग आया था। नए साम्राज्य और राज्य, गुप्त वंश की बात करते हैं। समुद्रगुप्त, इसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख से मिलती है, जिसकी रचना उसके दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। सिक्कू पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता था। इनके दरबार में कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट रहते थे। विक्रमादित्य के दरबार में हर्षवर्धन और हर्षचरित की बात करते हैं तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिसने संस्कृत में हर्षचरित लिखी थी। पल्लव और चालुक्य की बात कर लेते हैं तो पल्लव की राजधानी दोस्तों कांचीपुरम थी। कहां पर थी? कांचीपुरम थी। और चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। यह दोस्तों व्यापारिक व धार्मिक केंद्र था एहोल। चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? रविकीर्ति था। और रविकीर्ति के अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशियन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर रोका था। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन सभा के नाम से जाना जाता था। उर गैर ब्राह्मण भूस्वामियों की ग्राम सभा थी। नगरम व्यापारियों का संगठन था। तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। इमारतें, चित्र तथा किताबें, धातु विज्ञान और मेहरौली का लौह स्तंभ। मेहरौली दिल्ली का लौह स्तंभ यह दोस्तों कुषाण या गुप्त काल लगभग 1500 वर्ष पहले की धातु विज्ञान का उत्कृष्ट नमूना है। मेहरौली का लौह स्तंभ, इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 6 टन से अधिक है। विशेषता इसकी यह है कि 15 साल बीत जाने के बाद भी इसमें आज तक जंग नहीं लगी है। इस पर चंद्र नाम के राजा का उल्लेख है, जिन्हें गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ा जाता है। स्तूप और मंदिर निर्माण, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। धातु मंजूषा, स्तूप के केंद्र या हृदय में एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था, जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजें या कीमती पत्थर रखे जाते थे। धातु मंजूषा में प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वनावृत्ताकार रास्ता होता था। यह वेदिका से घिरा होता था और इसमें प्रवेश के लिए तोरण द्वार बने होते थे। मंदिर निर्माण के मुख्य भाग की बात करते हैं तो गर्भगृह मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। उदाहरण के लिए सांची स्तूप, भीतरगांव का ईंटों का मंदिर। शिखर, गर्भगृह के ठीक ऊपर बनाई जाने वाली ऊंची संरचना को शिखर कहा जाता था। मंडप, मंदिर में एक सभागार जहां लोग एकत्र होते थे। चित्रकला, अजंता की गुफाएं। अजंता महाराष्ट्र की गुफाएं पहाड़ों को काटकर बनाई गई थी। इनमें से अधिकांश बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने के कारण ये चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इनके रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं, जो पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। महाकाव्य और किताबें, साहित्यिक स्रोत, तमिल महाकाव्य शिलप्पदि कारम, कवि इलंगो द्वारा लगभग 1800 वर्ष पहले इसकी रचना की गई थी। ये तमिल महाकाव्य है। शिलप्पदि कारम याद रखिएगा। इसमें कोवलन और कन्नगी की कहानी है। मणिमेखलई सतनार द्वारा लगभग 1400 वर्ष पहले रचना की गई थी, रचित थी मणिमेखलई। ये भी तमिल महाकाव्य है। यह कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। संस्कृत साहित्य, कालिदास, इनकी प्रसिद्ध रचना दोस्तों मेघदूतम है, जिसमें विरही प्रेमी बादल को संदेशवाहक बनाता है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है संस्कृत भाषा में। महाभारत व पुराण वेद व्यास द्वारा संकलित है। पुराणों का पाठ मंदिर में पुजारी करते थे, जिसे आम लोग सुनते थे। वैज्ञानिक पुस्तकें, आर्यभट्ट खगोल शास्त्री और गणितज्ञ, इन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी है। इन्होंने बताया कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण होते हैं और ग्रहण का वैज्ञानिक कारण दिया था तथा पृथ्वी तथा वृत्त की परिधि मापने की विधि इन्होंने निकाली थी। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है।
अब यहाँ से कक्षा 7 की एनसीईआरटी देखेंगे इतिहास की, हमारे अतीत। सेकंड, मध्यकालीन भारत। पहला टॉपिक है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसके बाद कक्षा 8 का देखेंगे, तो पहले कक्षा 7 का पूरा देख लीजिए। मानचित्रकार अल इदरीसी 1154 में अरब भूगोलवेत्ता थे जिसने भारत का नक्शा बनाया था, जिसमें दक्षिण भारत ऊपर और श्रीलंका ऊपर का द्वीप दिखाया गया था। इसके बाद गियोम द लिस्ले 1720 में फ्रांसीसी मानचित्रकार थे जिसका नक्शा अधिक सटीक था, इन्होंने बनाया था। शब्दावली का परिवर्तन हिंदुस्तान 13वीं सदी में मिनहाज ए सिराज फारसी इतिहासकार थे, इन्होंने इसका प्रयोग पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों के लिए किया था। हिंदुस्तान राजनीतिक अर्थ में दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र थे। 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और संस्कृति के लिए किया था। और विदेशी मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अजनबी जो उस समाज का हिस्सा ना हो विदेशी कहलाता था, फारसी में परदेशी कहलाता था। तो दोनों ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है नए राजा और उनके राज्य 7वीं से 12वीं सदी। सामंत से राजा, बड़े भूस्वामी या सैन्य नायक। यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई हैं ताकि आपका समय बचे, केवल एनसीईआरटी का निचोड़ है यहाँ पर। बड़े भूस्वामी या सैन्य नायक सामंत कहलाते थे दोस्तों। जब वे शक्तिशाली हुए तो उन्होंने स्वयं को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर दिया था। राष्ट्रकूट की बात करते हैं। राष्ट्रकूट की शुरू में कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे। राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे। राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट प्रधान ने हिरण्यगर्भ सोने का गर्भ नाम का अनुष्ठान करके चालुक्यों की अधीनता उखाड़ फेंकी। त्रिदलीय संघर्ष कन्नौज शहर पर नियंत्रण के लिए 3 वंशों गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच सदियों तक युद्ध हुआ। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच सदियों तक युद्ध हुआ था कन्नौज शहर पर नियंत्रण के लिए। महमूद गजनवी का महमूद अफगानिस्तान का शासक था जिसने 1000 से 1025 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उसने अल बरूनी को भारत का हाल लिखने के लिए भेजा था जिसने किताबल हिंद अरबी में लिखी थी अल बरूनी ने। चोल वंश की बात करते हैं। तंजावुर के चोल संस्थापक थे विजयालय उरैयूर का चोल परिवार। राजराज प्रथम और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम सबसे शक्तिशाली राजा थे। राजेंद्र प्रथम ने दोस्तों गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया पर नौसैनिक अभियान चलाए थे। स्थापत्य की बात करते हैं। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। चोल कांस्य मूर्तियां संसार की सबसे उत्कृष्ट मूर्तियों में गिनी जाती हैं, विशेषकर नटराज की मूर्ति। चोल प्रशासन की शब्दावली यहाँ पर देखेंगे। उर किसानों की बस्ती को उर कहा जाता था। नाडु गांव के समूह को नाडु कहा जाता था। वेल्लाल धनी किसान वर्ग को वेल्लाल कहा जाता था। तो चोल प्रशासन में ये सब शब्दावली थे। भूमि के प्रकार वेल्लनव गाई गैर ब्राह्मण की किसान भूमि को कहा जाता था। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। साल भोग स्कूल के रखरखाव हेतु था। देवदान या तिरुना मट्टुकनी मंदिर को दी गई भूमि को कहा जाता था। देवदान या तिरुना मट्टुकनी कहा जाता था। पल्लिंचम दम जैन संस्थानों को दी गई भूमि को कहा जाता था। अगला टॉपिक है दिल्ली के सुल्तान 12वीं से 15वीं सदी तक। तोमर और चौहान। तोमर राजपूतों के समय दिल्ली राजधानी बनी थी। तोमर राजपूतों के समय दिल्ली राजधानी बनी थी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान ने पराजित किया था। शाहमान ने पराजित किया था। देहलीवाल दिल्ली में ढाले जाने वाले सिक्के को देहलीवाल कहा जाता था। तवारीख के लेखक फारसी भाषा में इतिहास लिखने वाले प्रशासक कवि दरबारी। मिनहाज सिराज 1236 उसने स्वीकार किया कि रजिया सुल्तान अपने भाइयों से अधिक योग्य थी, लेकिन एक स्त्री का शासक बनना ईश्वर की सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध माना गया था। सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर, किलेबंद बसाओ जहां सैनिक रहते थे। विस्तारकर्ता गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक था। इक्ता और इक्तदार या मुक्ति साम्राज्य को छोटे बड़े इलाकों में दोस्तों बांटा गया था जिन्हें इक्ता कहते थे और उनके प्रमुख इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। सैन्य सेवा देना और राजस्व वसूलना इनका काम था। कर व्यवस्था खिलजी के समय था। खराज खिलजी के समय का कर व्यवस्था यहाँ पर देखेंगे। खराज कृषि पर कर लिया जाता था, उपज का 50%।
मवेशियों पर कर था, घरों पर कर था। ठीक है। इब्न बतूता 14वीं सदी में मोरक्को अफ्रीका से भारत आया था। मुगल साम्राज्य 16वीं से 17वीं सदी के बारे में बात करेंगे। मुगल वंशज, माता की ओर से चंगेज खान मंगोल और पिता की ओर से तैमूर ईरान, इराक व तुर्की का शासक के वंशज थे। मुगल मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। प्रमुख युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोदी को इसमें हराया था और तोपों का पहली बार बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में। मनसबदार और जागीरदार, मनसबदार वे व्यक्ति जिन्हें कोई मनसब, ओहदा या पद मिलता था उन्हें मनसबदार कहा जाता था। और जात किसे कहा जाता था? मनसबदार के पद और वेतन का सूचक था जात। जितनी ऊंची जात उतना बड़ा पद माना जाता था। जागीर, मनसबदार का वेतन जागीर राजस्व एकत्रित करने का अधिकार के रूप में मिलता था। जब्त और जमींदार, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की अवधि के लिए कृषि पैदावार का सर्वेक्षण किया। इस राजस्व व्यवस्था को जब्त कहा गया। 1570 से 1580। अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित है। आईने अकबरी इसका तीसरा भाग है जिसमें प्रशासनिक और सांख्यिकी विवरण हैं। अकबर की नीति सुलह ए कुल, सर्वत्र शांति की नीति थी जिसे अबुल फजल ने विकसित करने में मदद की थी। शासक और इमारतें, शैलियां, अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण 8वीं से 13वीं सदी के बीच, छतों, दरवाजों और खिड़कियों में 2 सीधे खंभों के ऊपर एक सहतीर रखकर संरचनाएं बनाना, इसे अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण कहते हैं। चापाकार, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर का भार मेहराबों पर डालना चापाकार था। की स्टोन, डॉट मेहराब के केंद्र में होता था। पितरादुरा, उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन कड़े पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर फूल पत्तियों वाले पच्चीकारी के नमूने थे। पितरादुरा उदाहरण के लिए शाहजहां के दिल्ली के लाल किले के दरबार। चलिए अगला है ईश्वर से अनुराग, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत। देखिए दोस्तों, शिव भक्त, भक्ति आंदोलन में शिव भक्त को नयनार कहा जाता था। कुल 63 इसमें प्रमुख थे। अलवार विष्णु भक्त को कहा जाता था। कुल 12 इसमें थे। इनकी कविताओं के संकलन तेवरम और तिरुवाचकम नयनार तथा दिव्य प्रबंधम अलवार थे। वीर शैव आंदोलन 12वीं सदी में कर्नाटक में बसवन्ना, अल्लामा प्रभु और अक्क महादेवी द्वारा शुरू हुआ था। इन्होंने जाति, लिंग भेद और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। महाराष्ट्र के संत थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई, ये महिला थी। ये विठल विष्णु के भक्त थे। पंढरपुर केंद्र था। कबीर की बात करते हैं, इनकी रचनाएं बीजक, कबीर ग्रंथावली, गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है। गुरु नानक, करतारपुर, डेरा बाबा नानक में केंद्र बनाया गया था। इनके उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में जोड़ा गया। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, जगन्नाथ संप्रदाय, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ विष्णु का रूप की पूजा की जाती थी। राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य जगन्नाथ को अर्पित किया था। कथक, कथा शब्द से बना है। राजस्थान, जयपुर घराना, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में यह शास्त्रीय नृत्य के रूप में उभरा था। कथक। लघु चित्र, छोटे आकार के चित्र को ताड़पत्रों या कागज पर जल रंगों से बनाए जाते थे। बंगाल और बंगाली भाषा संस्कृत से विकसित मानी जाती है। मंगल काव्य और नाथ साहित्य जैसे गोपीचंद और मैनामती के गीत बंगाली साहित्य के अंग हैं। जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। चलिए जनजातीय समूह, जनजातीय समाज की बात करते हैं। विशेषता, ये समाज उपमहाद्वीप में मौजूद वर्ण आधारित सामाजिक नियमों को नहीं मानते थे। ये नातेदारी के बंधन से जुड़े थे। प्रमुख जनजातियां और उनके क्षेत्र के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। जैसे पंजाब है, 13वीं-14वीं सदी में खोखर जनजाति का प्रभाव था पंजाब में। बाद में गख्खर प्रमुख हुए। गख्खर के मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान व सिंध लंगाह और अरघून लोग थे। उत्तर पश्चिम बलोच एक विशाल और
शक्तिशाली जनजाति जो कई छोटे कुलों में बटी हुई थी। तो उत्तर पश्चिम में बलोच जनजातियां थी, मुल्तान व सिंध में लंगा और अरगुन थे, पंजाब में गोखर और गखर थे। हिमालय का पश्चिमी भाग, इसमें गड्डी, उत्तर पूर्व में नागा, अहोम और कई अन्य। बिहार और झारखंड में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला कर उन्हें परास्त किया था। बाद में औरंगजेब के समय चेर किलों पर कब्जा किया गया था। उड़ीसा और बंगाल मुंडा और संथाल जनजातियां थी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में कोली, बेराद और अन्य जनजातियां थी। दक्षिण भारत में कुरागा, वेतर, मारवाड़ आदि थे। पश्चिमी और मध्य भारत में भील जनजातियां थीं। 16वीं सदी के अंत तक इनमें से कई खेतिहार और जमींदार बन चुके थे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड जनजातियां थी। इसे भी ध्यान रखिएगा। खानाबदोश और घुमंतु लोग। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। वे खेतिहरों से अनाज, कपड़ा, बर्तन आदि के बदले दूध, घी, ऊन का विनिमय करते थे। बंजारा सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी घुमंतु थे। बंजारा, इनके कारवां को टंडा कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए बंजारों का इस्तेमाल किया था। जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ढोकर शहरों में बेचते थे। सामाजिक बदलाव, नए वर्ण और जातियां। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी थी। कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति आधारित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दिया गया। राजपूत गोत्र 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों जैसे हूण, चंदेल, चालुक्य की ताकत बढ़ने लगी। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में राज्यों की जगह ले ली। गोंड और अहोम, दो केस स्टडी दी गई एनसीईआरटी में। गोंड की बात करते हैं, स्थानांतरित कृषि। गोंड लोग विशाल जंगल क्षेत्र गोंडवाना में रहते थे और स्थानांतरित कृषि करते थे। प्रशासनिक व्यवस्था, गोंड राज्य गढ़ों में विभाजित थे। प्रत्येक गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। एक गढ़ में 84 गांवों की इकाई थी। 84 12 गांव की इकाइयों में बटा था, जिन्हें बरहोत कहा जाता था। गढ़ कटंगा। कटंगा एक समृद्ध गोंड राज्य था। हथियारों के व्यापार से धन कमाया था। राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। उनके पुत्र दलपत का विवाह महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से हुआ था। दलपत की मृत्यु के बाद दोस्तों रानी दुर्गावती ने अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन संभाला था और 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। रानी लड़ते हुए शहीद हो गईं। अहोम की बात करते हैं। इसकी स्थापना 13वीं सदी में अहोम लोग वर्तमान म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे। उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को दबाकर नए राज्य की स्थापना की। बारूद व तोपे 16वीं सदी में 1530 के दशक में इन्होंने आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया और 1660 तक उच्च स्तरीय बारूद व तोपों का निर्माण करने लगे थे। पाइक, अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। जनगणना, प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना कराई जाती थी। प्रशासनिक विभाजन, समाज दोस्तों कुलों में बटा था जिन्हें खेल कहा जाता था। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। बुरंजी, अहोम काल में लिखे गए ऐतिहासिक कार्य या इतिहास ग्रंथ को बुरंजी कहा जाता था। इन्हें पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगलों के पतन के साथ उपमहाद्वीप में नए राज्यों का उदय हुआ। इन राज्यों को 3 मुख्य समूहों में बांटा जा सकता है। एक है पुराने मुगल प्रांतों से निकले राज्य। ये राज्य मुगलों के बड़े सूबेदार गवर्नर द्वारा स्थापित किए गए थे। इन्होंने मुगलों से औपचारिक संबंध पूरी तरह नहीं तोड़े, लेकिन व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र हो गए। अवध की बात करते हैं। इसके संस्थापक बरहान उल मुल्क सादत खान 1722 में सूबेदार नियुक्त हुए थे। इसने इजारेदारी व्यवस्था को बढ़ावा दिया था। राजस्व वसूलने का ठेका देने की प्रथा शुरू की थी। कंकर से राजस्व का आकलन किया जाता था। कंकर से। बंगाल, इसके संस्थापक मुर्शिद कुली खान थे। बंगाल के नवाब या नाइब थे।
उसने बंगाल के राजस्व प्रशासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया था। राजस्व केवल नकद में लिया जाता था, जिसके कारण जमींदारों को महाजनों और साहूकारों से पैसा उधार लेना पड़ता था। इस प्रकार बंगाल में जगत सेठ का महाजनी घराना बहुत समृद्ध हुआ। हैदराबाद की बात करते हैं तो इसके संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जाह थे 1724 में। पहले उसे अवध की सूबेदारी मिली, बाद में दक्कन का नियंत्रण मिला। उसने मुगलों की अनुमति के बिना मनसबदार नियुक्त किए और जागीरें दी। वतन जागीरें राजपूत। आमेर और मारवाड़ के राजपूत राजाओं ने मुगलों के अधीन अपनी वतन जागीरों पर काफी स्वायत्तता का आनंद लिया था। 18वीं सदी में उन्होंने आसपास के इलाकों पर नियंत्रण का प्रयास किया था। अंबर के राजा सवाई जयसिंह, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह, इन्हें मालवा की सूबेदारी मिली थी। इन्होंने अपनी नई राजधानी जयपुर बनाई थी और 1722 में सूबेदार बने थे। इन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया था, जंतर मंतर। जोधपुर के राजा अजीत सिंह, इन्हें गुजरात की सूबेदारी मिली थी। स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले राज्य सिख, मराठा और जाट। सिख की बात करते हैं। 17वीं सदी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में और इसकी स्थापना करके राज्य गठन में योगदान दिया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 के बाद बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। उसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के जारी किए। 1715 में उसे बंदी बनाया गया और 1716 में मार दिया गया। जत्थे और मिसल। 18वीं सदी में सिखों ने स्वयं को जत्थों और बाद में मिसलों में संगठित किया। इनकी संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। राखी व्यवस्था। किसानों को उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षण देने की प्रणाली थी। महाराजा रणजीत सिंह, इन्होंने 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और विभिन्न सिख समूहों को एकजुट किया था। मराठा संस्थापक शिवाजी, मराठा के संस्थापक शिवाजी थे 1627 से 1680। इन्होंने देशमुखों शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक अस्थायी राज्य बनाया था। मावली कृषक पशुपालक मराठा सेना का मुख्य आधार बने थे। पेशवा। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावशाली ब्राह्मणों का परिवार पेशवा प्रधानमंत्री बना, पुणे मराठा साम्राज्य की राजधानी बनी थी। बाजीराव प्रथम, बाजीराव बल्लाल। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे बाजीराव प्रथम। इन्हें मराठा साम्राज्य के विस्तार का श्रेय जाता है और विंध्य के पार मराठा सत्ता फैलाई इन्होंने। मराठा राजस्व व्यवस्था दो मुख्य कर, चौथ और सरदेशमुखी। कुल उपज का 25% भाग जो उन क्षेत्रों से लिया जाता था जो सीधे मराठा नियंत्रण में नहीं थे, ताकि उन पर हमला ना हो। चौथ क्या था? कुल उपज का 25% भाग जो उन क्षेत्रों से लिया जाता था जो सीधे मराठा नियंत्रण में नहीं थे, ताकि उन पर हमला ना हो। सरदेशमुखी। दक्कन में कुल मुख्य राजस्व का 9 से 10% भाग जो मराठा प्रमुख को सर्वोच्च भूस्वामी होने के नाते दिया जाता था। जाट। 17वीं और 18वीं सदी में जाटों ने अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया था। सूरजमल। भरतपुर राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा थे सूरजमल। जब 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो दिल्ली के कई अभिजात वर्ग के लोगों ने भरतपुर में शरण ली थी। जाटों का व्यापारिक केंद्र पानीपत और वल्लभगढ़ बना था। चलिए इसके बाद कक्षा 8 हमारे अतीत तृतीय आधुनिक भारत। इसका पहला टॉपिक है कैसे, कब और कहां। देखिए दोस्तों, जेम्स मिल स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था जिसने 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक लिखी थी। जेम्स मिल ने उसने भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांटा, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा था। औपनिवेशीकरण। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इसे औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अभिलेखार। सरकारी दस्तावेजों, नक्शों और सर्वेक्षणों को सुरक्षित रखने का स्थान अभिलेखार है। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त किया। प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री दोस्तों 1651 में हुगली नदी के किनारे स्थापित हुई।
प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। कारण क्या था? सिराजुद्दौला द्वारा कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा करना। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। मीर जाफर की गद्दारी सेनापति जिसने युद्ध में भाग नहीं लिया था, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हुई। बक्सर का युद्ध 1764। मीर कासिम पराजित हुआ। 1765 में कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई, राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया था। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय शासकों को अपनी स्वयं सेना रखने की अनुमति नहीं थी। सबसे पहले अवध और हैदराबाद ने स्वीकार की थी सहायक संधि। टीपू सुल्तान मैसूर का शेर। फ्रांसीसियों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखे इन्होंने। 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में ये मारे गए श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए। विलय नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू किया गया था। यदि किसी राज्य का पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, जिसे हड़प नीति या विलय नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए सतारा, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा गया था। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना अगला टॉपिक है। अस्थायी बंदोबस्त 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त राजाओं या तालुकदारों को जमींदार माना गया। राजस्व की राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई अस्थायी बंदोबस्त में। इसके बाद महलवारी व्यवस्था शुरू हुई 1822 में हाल्ट मैकेंजी द्वारा। उत्तर पश्चिम प्रांतों में शुरू की गई थी महलवारी व्यवस्था। इकाई महल या गांव का समूह। राजस्व एकत्र करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दी गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो द्वारा दक्षिण भारत में सीधे किसानों रैयत से बंदोबस्त किया गया। नील की खेती दो मुख्य तरीके, निज अपनी जमीन पर, रैयती अनुबंध के तहत रैयत की जमीन पर नील की खेती होती थी। नील विद्रोह की बात करते हैं, मार्च 1859 में हुआ था। बंगाल के किसानों ने नील उगाने से इनकार कर दिया था। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण। आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। झूम खेती या घुमंतु खेती जंगलों में छोटे भूखंडों पर राख पोटास का उपयोग करके खेती होती थी। झूम खेती उत्तर पूर्व और मध्य भारत में। शिकारी और संग्राहक उड़ीसा के खोड आदिवासी। पशुपालक पंजाब के गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लबाड़िया, कुल्लू के गद्दी और कश्मीर के बकरवाल। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर झारखंड क्षेत्र के मुंडा जनजाति के नेता थे बिरसा मुंडा। बाहरी लोगों जमींदार महाजन ब्रिटिश को दीकू यानी बाहरी कहा गया था। बिरसा का आंदोलन मुंडा राज स्थापित करने और सफेद झंडा फहराने का प्रतीक था। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद अगला टॉपिक है 1857 तात्कालिक कारण क्या था? 1853 की एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप होने का संदेह था। घटनाक्रम यहाँ पर देखेंगे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी इस विद्रोह के कारण। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने बगावत की और दिल्ली कूच किया। 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। प्रमुख केंद्र और नेता की बात करते हैं तो कानपुर में नेता थे नाना साहेब और तात्या टोपे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था। बिहार के आरा में कुंवर सिंह ने, फैजाबाद में अहमदुल्ला शाह ने। 1858 का अधिनियम बदलाव। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया। भारत का शासन दोस्तों सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया और भारतीय सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा सिख, गोरखा और पठानों की भर्ती बढ़ाई गई। देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। प्राच्यवादी जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखते थे उन्हें प्राच्यवादी कहा जाता था। विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानियल हैलहेड इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और एशियाटिक रिसर्चेज पत्रिका निकाली। आंग्लवादी पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे। आंग्लवादी थॉमस बाविंगटन मैकाले मिनट्स 1835 उसने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का आधार, शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया था। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835। वुड्स डिस्पैच 1854 चार्ल्स वुड द्वारा भेजा गया नीति पत्र जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें व्यावसायिक लाभ पर जोर दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की। प्रकृति के साहचर्य में शिक्षा। महिलाएं, जाति एवं सुधार।
सती प्रथा का अंत। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। इनके प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगाई थी। विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में दोस्तों कानून पारित हुआ था विधवा पुनर्विवाह का। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित हुआ था। लड़कियों की न्यूनतम आयु 16 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई, जो बाद में बढ़ाई गई थी। जातिगत सुधार की बात करते हैं यहाँ पर सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा राव फूले द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पुस्तक है इनकी ज्योतिबा राव फूले की गुलामगिरी 1873 में। अमेरिकी गृहयुद्ध के दासों को यह पुस्तक समर्पित है। सतनामी आंदोलन मध्य भारत में घासीदास द्वारा शुरू किया गया था। सतनामी आंदोलन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। श्री नारायण धर्म परिपालन केरल में श्री नारायण गुरु द्वारा शुरू किया गया था। नारा था एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु, मतलब एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। स्वाभिमान आंदोलन की बात करते हैं। तमिलनाडु में रामासामी नायकर पेरियार द्वारा शुरू किया गया था स्वाभिमान आंदोलन। जाति प्रथा और अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर महार जाति से थे। इन्होंने 1927 से 1935 के बीच 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए थे। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। प्रथम अध्यक्ष विपिन चंद्र बनर्जी थे। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। उदारवादी और बनाम गर्मपंथी। उदारवादी डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, धन निकासी का सिद्धांत इसमें दिया गया था। गर्मपंथी में बाल गंगाधर तिलक थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इनका प्रसिद्ध कथन है। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, ये गर्मपंथी थे। बंगाल विभाजन 1905 वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा शुरू किया गया था। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। मुस्लिम लीग 1906 ढाका में नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां द्वारा शुरू किया गया था। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। कांग्रेस 2 धड़ों में बटी थी। 1916 के लखनऊ समझौते में पुनः एकता हो गई थी। गांधी जी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। प्रारंभिक सत्याग्रह चंपारण 1917, बिहार खेड़ा 1918, गुजरात में अहमदाबाद सूती मिल मजदूर 1918। ये प्रारंभिक सत्याग्रह थे महात्मा गांधी के। रॉलेट एक्ट व जलियांवाला बाग की बात करते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 बिना मुकदमे के जेल का इसमें प्रावधान किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्या कांड हुआ था। जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। खिलाफत व असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 में हुआ था। हिंसक घटना के कारण दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, चौरी चौरा घटना के कारण। साइमन कमीशन 1927 भारत भेजा गया। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो नारा दिया गया साइमन गो बैक। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दांडी मार्च की बात करते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 या दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। दांडी मार्च गांधी जी ने साबरमती से दांडी पैदल यात्रा कर नमक कानून तोड़ा था, 324 किलोमीटर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अगस्त 1942 में गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो का, डू और डाई। इंडियन नेशनल आर्मी INA सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और नारा दिया दिल्ली चलो। बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, अगला टॉपिक है। यह अध्याय दोस्तों भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान वस्त्र और लोहा इस्पात उद्योग पतन और पुनरुत्थान की कहानी बताता है। भारतीय वस्त्र उद्योग और विश्व बाजार। भारतीय कपड़ों की साख 18वीं सदी के मध्य तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक देश था। अपने महीन हुनर और गुणवत्ता के लिए ये कपड़े दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और यूरोप में प्रसिद्ध थे। विभिन्न कपड़ों के नाम और उनके स्रोत यहाँ पर दिए गए हैं। मसलिन, मलमल। यूरोपीय व्यापारियों ने सबसे पहले इराक के मोसुल शहर में अरब व्यापारियों के पास यह महीन कपड़ा देखा था, इसलिए वे सभी बारीक बुनाई वाले कपड़ों को मसलिन कहने लगे। कैलिको। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में केरल के कालीकट तट पर आए थे। यहाँ वे जो सूती कपड़ा यूरोप ले गए, यहाँ से
उसे कैलिको कहा जाने लगा। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। छींट, यह शब्द हिंदी के छींट से निकला है। यह रंगीन छोटे फूल पत्तियों वाले सूती कपड़े होते थे जिनकी यूरोप में बहुत मांग थी। बंडाना, यह शब्द हिंदी के बांधना रंगने की टाई एंड डाई विधि से निकला है। यह गले या सिर पर बांधने वाले रंगीन छापेदार स्कार्फ के लिए इस्तेमाल होता था। जामदानी, यह एक तरह का बारीक मलमल होता था जिस पर करघे में सजावटी ताने बुने जाते थे। इसका रंग आमतौर पर सफेद और स्लेटी होता है। ढाका और लखनऊ इसके मुख्य केंद्र थे। ब्रिटिश नीतियां और बुनकरों का पतन। कैलिको अधिनियम 1720, इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था 1720 में। स्पिनिंग जेनी 1764 में जॉन के द्वारा आविष्कार की गई मशीन थी जिसने पारंपरिक तकलियों की उत्पादकता बहुत बढ़ाती थी। वास्प इंजन 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया जिसने सूती कपड़े की बुनाई को एक नए युग में पहुंचा दिया था। बुनकर समुदाय, बंगाल के तांती और उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले, कैकोलार और देवांग, ये बुनकर समुदाय थे। सूत काटने की प्रक्रिया, यह काम मुख्यतः महिलाओं का था। चरखा और तकली घर घर में इस्तेमाल होते थे। सूत काटने के बाद कपड़ा बुनने का काम पुरुष बुनकर करते थे। औद्योगिकरण का प्रभाव, ब्रिटेन में बने सस्ते कपड़ों के कारण भारतीय बुनकर और सूत काटने वाली लाखों महिलाएं बेरोजगार हो गईं। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन के कपड़ों से पट गए थे। भारत में सूती कपड़ा मिलों का उदय। पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित हुई थी। बॉम्बे कताई मिल के रूप में उभरा क्योंकि यह कपास उगाने वाली काली मिट्टी के करीब था। अहमदाबाद 1861 में पहली मिल खुली थी। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, युद्ध के दौरान जब ब्रिटेन से कपड़े का आयात कम हो गया तो भारतीय मिलों को सेना के लिए वर्दी, बोरियां आदि बनाने का बड़ा आर्डर मिला जिससे भारतीय कपड़ा उद्योग का पुनरुत्थान हुआ था। लोहा और इस्पात उद्योग। टीपू सुल्तान की तलवार। टीपू की तलवार की धार इतनी तेज थी कि वह दुश्मन के लोह कवच को भी चीर सकती थी। यह तलवार उट्ज स्टील से बनी थी। किससे? उट्ज स्टील से बनी थी, इसे ध्यान रखिएगा। उट्ज स्टील कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु हुक्कू और तमिल मलयालम के उरुक्कू यानी लोहा का ही बिगड़ा रूप है। यह स्टील भट्टियों में लोहे और कोयले के मिश्रण को बंद क्रूसिबल में पकाकर तैयार किया जाता था। प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने भी उट्ज स्टील की विशेषताओं का कई वर्षों तक अध्ययन किया था। पारंपरिक अग्रियां। भारत में लोहा पिघलाने वाले पारंपरिक कारीगरों समुदायों को अग्रिया कहा जाता था। औपनिवेशिक वन कानूनों और जंगलों में प्रवेश पर पाबंदी के कारण इनका पेशा नष्ट हो गया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को की यहाँ पर बात करते हैं। 1904 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे दोराबजी टाटा ने छत्तीसगढ़ में राजहारा पहाड़ियों का दौरा किया जहां दुनिया का सबसे बेहतरीन लौह अयस्क मिला। लेकिन वहां पानी न होने के कारण सुवर्ण रेखा नदी के किनारे साक्षी, वर्तमान जमशेदपुर, झारखंड को चुना गया। 1912 में टिस्को में स्टील का उत्पादन शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 के शुरू होने पर जब ब्रिटेन से रेल की पटरियां आना बंद हो गई तो ब्रिटिश रेलवे ने टिस्को को पटरियों और गोलों के खोल बनाने का काम सौंपा। 1919 तक ब्रिटिश सरकार टिस्को में बनने वाले 90% स्टील को खुद खरीद रही थी। स्वतंत्रता के बाद भारत। यह अध्याय दोस्तों 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के सामने आई चुनौतियों, संविधान निर्माण और राज्यों के पुनर्गठन को कवर करता है, तो इसे ध्यान से देखिए। नए और अनाथ राष्ट्र के सामने चुनौतियां। शरणार्थी समस्या थी पहली बार। उसके बाद दूसरी समस्या थी रियासतों का विलय। तो शरणार्थी समस्या पहले देखेंगे। विभाजन के कारण लगभग 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए जिनके रहने और रोजगार की व्यवस्था करना था। 80 लाख शरणार्थी आए थे। रियासतों का विलय हुआ। लगभग 565 देसी रियासतें थी जिनके राजाओं, नवाबों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाकर इनका भारत में विलय कराया था। संविधान का निर्माण। संविधान सभा की बैठक
दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच आयोजित हुई थी। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, भारत का संविधान इसमें लागू हुआ था। मुख्य विशेषताएं, सीटेड प्रश्न केंद्रित यहाँ से पूछा गया है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करते हैं। 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया गया, चाहे उनका धर्म, लिंग, संपत्ति, जाति कुछ भी हो। बाद में 61वें संविधान संशोधन द्वारा उम्र घटाकर 18 वर्ष की गई थी। कानून के समझ समानता, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। शोषित वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं, छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत किया गया। अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए विधायिका और नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया। एक है केंद्रीय सूची। केंद्रीय सूची में रक्षा, विदेशी मामले, कराधान केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस राज्य सरकार के अधीन थे। समवर्ती सूची में वन, कृषि आदि जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते थे। भाषा का मुद्दा, हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया, राष्ट्रभाषा नहीं, और गैर हिंदी भाषी राज्यों से संवाद के लिए अंग्रेजी के प्रयोग का निर्णय लिया गया। प्रारूप समिति, डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राज्यों का गठन कैसे हुआ? शुरुआती हिचकिचाहट, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विरोधी थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे देश टूट सकता है। आंध्र प्रदेश की मांग, तेलुगु भाषी लोगों ने अपने अलग राज्य की मांग की थी। पोटी श्रीरामुलु, तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए अनशन पर बैठे गांधीवादी नेता थे। पोटी श्रीरामुलु 56 दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद भड़के व्यापक हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश गठित हुआ था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ। इसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर असम, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि भाषाई राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। अन्य पुनर्गठन 1960 में बॉम्बे प्रांत को तोड़कर महाराष्ट्र, मराठी और गुजरात बने थे। 1960 में बॉम्बे प्रांत को तोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाया गया था। 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाब और हरियाणा बने थे। पंजाबी और हरियाणा अलग हुए थे। विकास की योजनाएं, योजना आयोग 1950 में स्थापित किया गया था आर्थिक विकास की नीतियां बनाने के लिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत ने निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में सह अस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल चुना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956, इसमें भारी उद्योगों जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट और विशाल बांधों जैसे भाखड़ा नागल बांध के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया था। अब यहाँ से भूगोल की कंप्लीट एनसीईआरटी देखेंगे। कक्षा 6, 7, 8 की पूरी एनसीईआरटी देखेंगे। इसे आप लोग ध्यान से लास्ट तक देखिए। इसके बाद नागरिक शास्त्र की कंप्लीट एनसीईआरटी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले भूगोल की पूरी एनसीईआरटी यहाँ पर देख लेते हैं। पृथ्वी हमारा आवास पहला टॉपिक है। इसमें हम सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। अध्याय 1 है खगोलीय पिंड और तारा। देखिए दोस्तों, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपनी उष्मा और प्रकाश है। चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य क्या है? एक तारा है। ग्रहों का क्रम और विशेषता यहाँ पर देखेंगे। ग्रहों का क्रम आपको ध्यान में रखना है। सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे पहले आपका बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, या इसे अरुण वरुण कहा जाता है। तो क्रम आपको ध्यान रखना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन कौन होते हैं पूछा जाता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। और ये किससे बने होते हैं यह भी पूछा जाता है। तो चट्टानों से बने होते हैं। बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है। ये किससे बने होते हैं? ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह दोनों आपको ध्यान में रखना है, और सूर्य से दूरी का क्रम आपको ध्यान में रखना है। शुक्र के बारे में बात करते हैं। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। चलिए अगला है पृथ्वी की गतियां। यहां से भी प्रश्न बनता है। सबसे पहले है घूर्णन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। घूर्णन किसे कहते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और इससे क्या होता है? इससे दिन और रात होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है दिन और रात किसके कारण होते हैं, घूर्णन के कारण या परिक्रमण के कारण। तो इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
आपको ध्यान में रखना है दिन और रात घूर्णन के कारण होता है और ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है। दोनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परिक्रमण सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति परिक्रमण कहलाती है और इससे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। महत्वपूर्ण तिथियां, ये टॉपिक सीबीएसई का पसंदीदा है, यहाँ से प्रश्न बनता है तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए। 21 जून को उत्तर अयनांत होता है दोस्तों। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को क्या होता है? दक्षिण अयनांत होता है। इसमें दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और छोटी रात होती है। दोनों आपको ध्यान में रखना है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर की बात करते हैं। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च को और 23 सितंबर को, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव होता है और 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत। इसमें दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन और छोटी रातें होती हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, इसमें महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इससे कर्क रेखा गुजरती है और पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। किसे? एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल पर्वत। अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। यह इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा यहीं पर स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। अंटार्कटिका की बात करते हैं तो यहाँ भारत के 2 शोध संस्थान हैं, मैत्री तथा भारती। चलिए पहाड़ों के प्रकार के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ से सीधा मैचिंग वाला प्रश्न पूछा जाता है। वलित पर्वत, देखिए दोस्तों, हिमालय और आल्पस ये युवा वलित पर्वत है और भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। दोनों आपको ध्यान में रखना है। भ्रंशोत्थ पर्वत, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो वह भ्रंशोत्थ पर्वत कहलाता है। जैसे यूरोप की राइन घाटी और वासजेस पर्वत इसके उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का माउंट फ्यूजियामा ये ज्वालामुखी पर्वत हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर वायुमंडल की गैसों का महत्व देखेंगे। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन की मात्रा 78% है वायुमंडल में और जीवों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, पूछा जाता है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। यद्यपि यह बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई उष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जल संधि और थल संधि, यहाँ से सीधे मैपिंग वाला प्रश्न पूछा जाता है। स्थल संधि की बात करते हैं। स्थल का एक संग्रह भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे कि पनामा स्थल संधि है, यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। जल संधि पानी का संग्रह भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे पाक जल संधि है, ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत, जलवायु, वनस्पति तथा प्राणी, यह कक्षा 6 का आखिरी अध्याय दोस्तों। यहाँ से भारत के संदर्भ में सीधे प्रश्न बनते हैं तो इसे आप ध्यान से देखिए। सामान्य जलवायु, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है और मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम। क्षेत्रीय विविधता, यहाँ से सीधा कथन कारण वाला प्रश्न पूछा जाता है तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म है, जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तो ये क्या है? क्षेत्रीय विविधता के उदाहरण है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई और कोलकाता की जलवायु मध्यम रहती है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडी, और विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मासिनराम में होती है। तो ये सभी क्षेत्रीय विविधता के उदाहरण हैं। वन्य प्राणी, गुजरात का गिरवन एशियाई शेरों का निवास स्थान है और असम के जंगलों में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है। मानचित्र, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न देखिए यहाँ पर दिशा या स्केल से जुड़ा आता है तो यहाँ पर देखिए मानचित्र के 3 घटक हैं। कौन कौन? दूरी, दिशा और प्रतीक। याद रखिएगा, दूरी, दिशा और प्रतीक, ये 3 घटक हैं मानचित्र के। प्रधान दिग बिंदु किसे कहते हैं? 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को प्रधान दिग बिंदु कहा जाता है। इनके बीच की 4 मध्यवर्ती दिशाएं होती हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। मानचित्र के प्रकार,
एक है भौतिक मानचित्र, पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों और महासागरों को दर्शाने वाले भौतिक मानचित्र होते हैं, फिजिकल मैप होते हैं। राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं? राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। ठीक है। थीमेटिक मानचित्र एग्जाम में पूछा जाता है, जो विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र, ये थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। प्रतीकों के रंग, जलाशयों को दिखाने के लिए दोस्तों नीला रंग, पर्वतों के लिए भूरा रंग का प्रयोग किया जाता है, पठारों के लिए पीला रंग और मैदानों को दर्शाने के लिए हरा रंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए यहाँ से हमारा पर्यावरण के बारे में बात करेंगे। हमारी पृथ्वी के अंदर यहाँ से प्रश्न बनता है पृथ्वी की परतों से। तो पृथ्वी की 3 मुख्य परतें हैं। एक है परपटी, यह सबसे पतली ऊपरी परत है परपटी। महाद्वीपीय संघट्ट में यह सीएल, सिलिका और एल्यूमिना और महासागरीय भूपर्पटी सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। मेटल की बात करते हैं। परपटी के ठीक नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है मेटल। क्रोड सबसे आंतरिक परत है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह नीफे की बनी है, मतलब निकेल और लोहे से बनी है। यहाँ तापमान और दाब बहुत उच्च होता है। वायु के बारे में बात करेंगे। वायुमंडल का संगठन देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। और वायुमंडल की परतें यहाँ पर नीचे से ऊपर का क्रम यहाँ पर देखेंगे। सबसे नीचे कौन सा है? क्षोभ मंडल है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। सबसे महत्वपूर्ण परत है, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावृष्टि इसी के अंदर होती है। समताप मंडल में यह बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है, इसलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। इसी में ओजोन गैस की परत भी होती है जो पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। समताप मंडल में मध्य मंडल की बात करते हैं। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। और बाह्य वायुमंडल, इसमें आयन मंडल स्थित है। यह परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है। बहिर्मंडल की बात करते हैं। सबसे ऊपरी परत है जहां हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। चलिए अगला टॉपिक है जल। महासागरीय परिसंचरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गर्म जल धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। गर्म जल धाराएं और ध्रुवों की ओर जाती हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे गल्फ स्ट्रीम धारा हो गई, महासागरीय धारा हो गई। ठंडी जल धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती हैं या बहती हैं, जैसे लेब्राडोर जलधारा, ये ठंडी जलधारा है। ट्रिक यहाँ पर है, जहां गर्म और ट्रिक या फैक्ट यहाँ पर है, जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जैसे उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट, लेकिन यहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है जिससे नौ संचालन में बाधा आती है। तो उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट ये मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रेगिस्तान में जीवन, गर्म रेगिस्तान सहारा, यहाँ तुआरेग जनजाति पाई जाती है जो भारी वस्त्र पहनते हैं। और ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, लद्दाख को खापाचान भी कहा जाता है जिसका अर्थ होता है बर्फ की भूमि। यहाँ चीरू तिब्बती एंटीलोप पाया जाता है जिसका शिकार शहतूश ऊन के लिए होता है जो बहुत हल्का और गर्म होता है। यहाँ के लोग बौद्ध और मुस्लिम हैं। पर्यावरण और बस्तियां, इसमें मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत बस्तियां, परिवहन और संचार के बारे में बात करेंगे। बस्तियों के प्रकार, एक है सघन बस्तियां जहां घर पास पास बने होते हैं, यह मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। एक है प्रकीर्ण बस्तियां जहां लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्रों में फैले होते हैं, यह पर्वतीय क्षेत्रों, घने जंगलों और अति विषम जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स देखेंगे। तिब्बत में याक का उपयोग और एंडीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में लामा का उपयोग यातायात के लिए किया जाता है। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है जो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। महासागरीय गतियां और प्राकृतिक वनस्पति, इसमें तरंगे और ज्वार भाटा के बारे में बात करेंगे। जल अध्याय के अंतर्गत तरंगे और सुनामी, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी कारण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है, पूरी तरह डूब गया था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ज्वार भाटा की बात करते हैं। दिन में 2 बार
नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। बृहत ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तब सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं जिन्हें बृहत ज्वार कहा जाता है। कब? पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। लघु ज्वार जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, जिससे निम्न ज्वार आता है। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर देखेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन्हें दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है और यहाँ पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष रोजवुड, आबनूस और महोगनी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। ब्राजील के वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करते हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, जो शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। मुख्य वृक्ष हैं साल, सागवान, नीम, शीशम। भूमध्य सागरीय वनस्पति की बात करते हैं, यह महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। यहाँ आमतौर पर संतरे, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे साइट्रस खट्टे फलों की खेती होती है। इसे विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है भूमध्य सागरीय वनस्पति को। मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, चलिए यहाँ पर अमेजन बेसिन में जीवन उष्णकटिबंधीय प्रदेश के बारे में बात करेंगे। इसकी स्थिति दोस्तों यह भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच स्थित है उष्णकटिबंधीय प्रदेश। अमेजन नदी इसी क्षेत्र से बहती है। वनस्पति और जीव की बात करते हैं, यहाँ के घने वनों को वर्षा वन कहते हैं। यहाँ ब्रोमीलाइड नाम का एक विशेष पौधा पाया जाता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है और मेढक जैसे जीव इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडे देने के लिए करते हैं। पशु और पक्षी और पशु, यहाँ टूकन नाम का रंगीन चोंच वाला पक्षी, गुंजन पक्षी और एनाकोंडा व बोआ जैसे सांप पाए जाते हैं। कृषि, यहाँ के लोग मैनियोक या कसावा खाते हैं जो आलू की तरह जमीन के अंदर उगता है। यहाँ टेपियोका और टुकड़ीदार खेती जिसे कर्तन एवं दहन खेती की जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन के बारे में बात करेंगे। यह उपोष्ण प्रदेश में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। मुख्य फसल है, यहाँ की मुख्य फसल धान है क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। वन्य जीव की बात करते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू और पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानों में एक सींग वाला गैंडा और गंगा व ब्रह्मपुत्र के अलवण जल में एक विशेष प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु या अंधे डॉल्फिन कहा जाता है। इसकी उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। डेल्टा, इस बेसिन द्वारा निर्मित सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। चलिए यहाँ पर अब संसाधन विकास के बारे में बात करेंगे। टॉपिक है कृषि। कृषि के प्रकार, एक है प्राथमिक क्रिया। कृषि दोस्तों, कृषि, मत्स्य संग्रहण, ये क्या है? प्राथमिक क्रिया है। ये प्रकृति से सीधे जुड़े हैं। कौन? कृषि, मत्स्य और संग्रहण। द्वितीय क्रिया में मैन्युफैक्चरिंग, डबल रोटी बनाना, कपड़ा बुनना, ये द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आते हैं। संसाधनों का प्रसंस्करण इसमें होता है। तृतीय क्रिया में सेवा क्षेत्र, यातायात, बैंकिंग और विज्ञापन शामिल है। संस्कृति या कृषि के नाम, एग्रीकल्चर, कृषि, फसल उगाना और पशुपालन, ये सब एग्रीकल्चर में आते हैं। और सेरिकल्चर, रेशम उत्पादन, रेशम के कीड़ों का व्यावसायिक पालन किया जाता है सेरिकल्चर में। और पिसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों में मछली पालन। विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि के लिए वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों और फलों को उगाया जाता है। अगला टॉपिक है मानव संसाधन। यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हुए चलेंगे जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। जनसंख्या घनत्व, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या परिवर्तन के कारक, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये जनसंख्या परिवर्तन के कारक होते हैं। शब्दावली की बात करते हैं तो अप्रवास जैसे देश में आना और उत्प्रवास देश से बाहर जाना। उद्योग, सनराइज उद्योग, उभरते हुए उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। गैरी, अमेरिका और जमशेदपुर, भारत, लोहा और इस्पात
के प्रमुख केंद्र हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मृदा और खनिज, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है मैचिंग का। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव संसाधन। एक है मल्चिंग, पौधे के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है इसमें मल्च बनाने में, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, तो इसे हम मल्चिंग के नाम से जानते हैं। वेदिका फार्म, इसमें क्या होता है, चौड़े समतल सोपान या वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए, इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है वेदिका फार्म से। रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। खनिज और ऊर्जा संसाधन, खनिजों के प्रकार, लौह खनिज जिसमें लोहा होता है जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट। अलौह खनिज जिसमें लोहा नहीं होता किंतु अन्य धातु हो सकती है जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, इसे ध्यान से देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयले को अंतर्हित धूप भी कहा जाता है। संसाधन के प्रकार, संसाधन, नवीकरणीय संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं और जिन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है जैसे सौर और पवन ऊर्जा, ये नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, तो इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की बल्कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, इसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। खनिजों का वितरण एवं वितरण क्षेत्र यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से तालिका से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। लौह अयस्क के बड़े उत्पादक, यहाँ पर देखिए यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। चीन और भारत के पास भी विशाल लौह अयस्क भंडार हैं। तांबा, चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। बॉक्साइट की बात करते हैं, एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर देखेंगे, स्विट्जरलैंड में कोई भी ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। सीबीएसई का पसंदीदा स्टेटमेंट वाला प्रश्न है यह, स्विट्जरलैंड में कोई भी ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। हरा हीरा एक अत्यंत दुर्लभ हीरा है, स्टेटमेंट वाले प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। काला सोना पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को इसके अत्यधिक व्यावसायिक मूल्य के कारण काला सोना कहा जाता है। अब यहाँ से नागरिक शास्त्र की कंप्लीट एनसीईआरटी देखेंगे, कक्षा 6, 7, 8 का पूरा निचोड़ देखेंगे। एनसीईआरटी में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं नागरिक शास्त्र के सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे 6 से लेकर 8 तक, तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखते हुए चलिए। सबसे पहले एनसीईआरटी कक्षा 6 से शुरू करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है विविधता की समझ एवं भेदभाव। ठीक है, विषय है आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो इसमें विविधता का अर्थ पहले बताया गया है। विविधता का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है भाषा, धर्म, खान पान, पहनावे और त्योहारों में अंतर। एक ही देश में जब कई लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं, अलग अलग धर्म से रहते हैं, उनका खान पान अलग होता है, लेकिन एक ही देश में मिलजुल कर रहते हैं, तो इसी को हम विविधता के संदर्भ में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विविधता का अर्थ क्या है, भाषा, धर्म, खान पान, पहनावे और त्योहारों में अंतर। चलिए, लद्दाख भारत का ठंडा रेगिस्तान। एनसीईआरटी में जो पॉइंट लिखे गए हैं केवल उसी को यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, आप लोग सभी पॉइंट को अच्छे से देखते हुए चलिए। लद्दाख की बात करते हैं दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। ठीक है, और पश्मीना ऊन, यहाँ के लोग खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है और इसे बुनने के लिए कश्मीर भेजा जाता है। सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए, यहाँ से सीधे सीटेड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। केसर सागा लद्दाख का प्रसिद्ध तिब्बती राष्ट्रीय महाकाव्य है जिसे स्थानीय मुस्लिम और बौद्ध दोनों गाते हैं। केसर सागा, और बौद्ध धर्म तिब्बत लद्दाख के रास्ते ही पहुंचा था। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म तिब्बत लद्दाख के रास्ते ही पहुंचा था, इसलिए इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। चलिए, केरल की बात करते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित राज्य है केरल। एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ पहाड़ियां हैं
और मसालों काली मिर्च, लौंग, इलायची के कारण यह व्यापारियों के लिए आकर्षक बना रहता है। सबसे पहले ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस लगभग 2000 वर्ष पूर्व यहाँ आए थे और इब्न बतूता 700 वर्ष पूर्व ने अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया है। चीना वाला केरल में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जाल को चीनी जालों जैसे दिखते हैं। केरल में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जाल जो चीनी जालों जैसे दिखते हैं उसे चीना वाला कहा जाता है। तलने के बर्तन को चीना चट्टी कहते हैं। ठीक है, ये सभी शब्द आपको ध्यान में रखना है। अनेकता में एकता, यह वाक्यांश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज में दिया था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिया था, अनेकता में एकता। रूढ़िबद्ध धारणा, जब हम किसी समूह के सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, जैसे लड़कियां रोती हैं या लड़के बहादुर होते हैं, तो इसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। और पूर्वाग्रह क्या है? किसी के बारे में पहले से ही राय बना लेना और उसे नकारात्मक या हीन मानना, ये क्या है? पूर्वाग्रह है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के जनक माने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये महार जाति से थे जिसे उस समय अछूत माना जाता था। इन्होंने 1931 में गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। चलिए अगला टॉपिक है सरकार और लोकतंत्र। तो सरकार के स्तर यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। पहला है स्थानीय स्तर जो गांव या शहर स्तर पर होता है। दूसरा है राज्य स्तर जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार। तीसरा है राष्ट्रीय स्तर जैसे पूरा देश। सरकार के अंग है विधायिका, इसका काम कानून बनाना है। दूसरा है कार्यपालिका, इसका काम कानून लागू करना है। तीसरा है न्यायपालिका, इसका काम न्याय देना है। तो सरकार की ये अंग है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसे ध्यान रखिएगा। लोकतांत्रिक सरकार, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। और प्रतिनिधि लोकतंत्र किसे कहते हैं? नागरिक सीधे शासन में भाग न लेकर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। सफरेज आंदोलन, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए चलाया गया आंदोलन था सफरेज आंदोलन। ठीक है, अमेरिका में महिलाओं को 1920 में और ब्रिटेन में 1928 में वोट देने का अधिकार मिला था। स्थानीय सरकार, पंचायती राज एवं नगर प्रशासन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ग्राम सभा है। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों 18 वर्ष या उससे अधिक जिन्हें वोट देने का अधिकार हो की सभा है ग्राम सभा। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा चुना गया प्रतिनिधियों का समूह है। इसका प्रमुख सरपंच होता है। पंचायत सचिव या सरकारी कर्मचारी होता है, चुना हुआ नहीं होता है। इसका काम ग्राम सभा एवं पंचायत की बैठक बुलाना और रिकॉर्ड रखना होता है। यहाँ से सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए एक एक शब्द को अच्छे से देखते हुए चलिए। पंचायती राज के 3 स्तर है। ग्राम स्तर है ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जनपद स्तर है पंचायत समिति या जनपदीय पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद। नगर निगम और नगर पालिका, देखिए दोस्तों, बड़े शहरों में नगर निगम और छोटे शहरों में नगर पालिका काम करती है और शहरों को वार्डों में बांटा जाता है इसमें, और प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है। नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख निगमायुक्त या कमिश्नर होता है जिसे सरकार नियुक्त करती है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है जीविकोपार्जन ग्रामीण एवं शहरी। इसमें कलपट्टू गांव, केरल या तमिलनाडु तट। कलपट्टू गांव के बारे में यहाँ पर देखेंगे। खेतिहर मजदूर जैसे थुलासी, जिनके पास जमीन नहीं होती वे दूसरों के खेतों में काम करते हैं, इसे खेतिहर मजदूर कहते हैं। भारत में लगभग 40% ग्रामीण परिवार खेतिहर मजदूर हैं। सीखड़ या छोटे किसान जैसे शेखर, जिनके पास बहुत कम जमीन होती है उन्हें छोटे किसान या सीखड़ कहा जाता है। निजी कर्ज कर दुष्चक्र, जब फसल बर्बाद हो जाती है तो छोटे किसानों को महाजन से कर्ज लेना पड़ता है जो ना चुका पाने पर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और किसानों की आत्महत्या का यह मुख्य कारण माना जाता है। अगला टॉपिक है दोस्तों पंचायती राज ग्राम सभा। थोड़ा सा यहाँ पर और अच्छे से देखेंगे। परिभाषा है एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों 18 वर्ष या उससे अधिक आयु जिन्हें वोट देने का अधिकार हो कि सभा को ग्राम सभा कहा जाता है। भूमिका, ग्राम सभा पंचायत पर नियंत्रण रखती है या सुनिश्चित करती है कि ग्राम पंचायत मनमाने ढंग से काम ना करे, पैसों का दुरुपयोग ना हो और गलत लोगों का पक्ष ना लिया जाए। ग्राम पंचायत संरचना यहाँ पर दिया गया है। प्रत्येक गांव को वार्डों या छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता है। हर वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता है जिसे वार्ड पंच कहते हैं, और ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर एक सरपंच चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर 5 साल के
लिए ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। पंचायत सचिव, यह चुनाव द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकें बुलाना और चर्चा का रिकॉर्ड रखना होता है। ग्राम पंचायत के कार्य एवं आय के स्रोत। मुख्य कार्य क्या है? सड़कों, नालियों, स्कूलों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव मुख्य कार्य है। स्थानीय कर लगाना और वसूलना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं जैसे मनरेगा लागू करना। आय के स्रोत की बात करते हैं। घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि यह आय का स्रोत है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं के लिए मिलने वाली धनराशि जिला पंचायत सरकार द्वारा, और समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, ये सब आय के स्रोत हैं। पंचायती राज के 3 स्तर हैं। पहला स्तर है ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। दूसरा स्तर है ब्लॉक या जनपद स्तर, इसे पंचायत समिति या जनपद पंचायत कहते हैं। इसके अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें आती हैं। तीसरा स्तर है जिला स्तर, इसे जिला परिषद या जिला पंचायत कहते हैं। यह पूरे जिले के लिए विकास की योजनाएं बनाती है और पंचायत समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को मिलने वाली राशि का वितरण नियंत्रित करती है। अगला अध्याय है गांव का प्रशासन। पटवारी, इसका अन्य नाम है लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी या कानूनगो। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी या कानूनगो। मुख्य कार्य क्या है? जमीन को मापना और जमीन से जुड़े रिकॉर्ड जैसे खसरा रखना, किसानों से भूमि कर इकट्ठा करना, सरकार को क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी देना। तहसीलदार और तहसीलदार का कार्यालय भारत के सभी राज्य जिलों में बटे हैं और जिलों को तहसील या तालुका में बांटा जाता है। तहसीलदार यह राजस्व अधिकारी होता है जो पटवारी के काम का निरीक्षण करता है। ठीक है। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना, जमीन के विवादों को सुनना और यह सुनिश्चित करना कि किसानों को उनके रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिले, तहसील की ही जिम्मेदारी होती है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बारे में यहाँ पर दिया गया है। बदलाव क्या किया गया है? इस नए कानून के अनुसार बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन या संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है। यह कानून भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से लागू होता है। नगर का प्रशासन, नगर निगम और नगर पालिका। बड़े शहरों में प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम और छोटे शहरों में इसे नगर पालिका कहते हैं। वार्ड पार्षद, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड से जनता द्वारा एक पार्षद चुना जाता है। जटिल मुद्दे जो पूरे शहर को प्रभावित करते हैं, जैसे अस्पताल या बस स्टैंड बनाना, उन पर निर्णय पार्षद के समूह या समितियां मिलकर लेते हैं। प्रशासनिक कर्मचारी, पार्षदों की समितियां नीतियां बनाती हैं, लेकिन उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति होती है, ये जनता द्वारा चुने नहीं जाते। नगर निगम के आय के स्रोत। संपत्ति कर, घरों पर लगने वाला कर कुल आय का केवल 25 से 30% हिस्सा होता है। पानी, शिक्षा, दुकानें, मनोरंजन और होटलों पर लगने वाले अन्य कर हैं नगर निगम के आय के स्रोत। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। सूरत शहर की केस स्टडी 1994 की प्लेग महामारी। 1994 में सूरत में भयंकर प्लेग फैला था, जिसका कारण शहर में फैली गंदगी और कचरा था। इसके बाद नगर निगम ने पूरे शहर की सफाई का अभियान चलाया, जिसके कारण आज सूरत भारत के सबसे साफ शहरों में गिना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। कलपट्टू गांव, तमिलनाडु। समुद्र तट के पास स्थित गांव है, जहां कृषि के अलावा टोकरी या बर्तन बनाना और ईंटें बनाना मुख्य काम है। ग्रामीण आजीविका का वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया है। खेतिहर मजदूर, जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती, उदाहरण जैसे थुलासी, ये केवल फसल की कटाई निराई के समय ही काम पाते हैं। वर्ष के कुछ महीनों में ये पूरी तरह बेरोजगार रहते हैं। छोटे किसान, जिनके पास बहुत कम जमीन होती है, लगभग 2 एकड़ या उससे कम, उदाहरण के लिए शेखर, ये बीज खाद के लिए व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। तीसरा है बड़े भूस्वामी या व्यापारी, जिनके पास कई एकड़ जमीन होती है, अपनी राइस मिल होती है, जो बीज खाद की दुकानें भी चलाते हैं, उदाहरण के लिए रामलिंगम और करुथम्मा। कर्जगत दुष्चक्र, मानसून खराब होने या कीट लगने पर फसल नष्ट हो जाती है। व्यापारी का कर्ज न चुका पाने पर किसान को नया कर्ज लेना पड़ता है, जिससे वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में आजीविका। स्वरोजगार और सड़क पर काम करने वाले।
अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण के अनुसार 12% शहरवासी सड़कों या फुटपाथों पर काम करते हैं। पहले स्वरोजगार वाले या ठेले वालों को यातायात के लिए रुकावट माना जाता था, लेकिन अब इसे उनकी आजीविका का अधिकार माना गया है। वेडिंग जोन, सरकार ने शहरों में अब रेहड़ी पटरी वालों के लिए निश्चित वेडिंग जोन और सब्जी बाजार बनाने के नियम तय किए हैं। कॉल सेंटर, एक केंद्रीय दफ्तर जहां एक ही छत के नीचे उपभोक्ताओं की समस्याओं और फोन कॉल्स को संभाला जाता है। भारत विदेशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन की कंपनियों के लिए एक बड़ा कॉल सेंटर हब बन गया है, क्योंकि यहां अंग्रेजी बोलने वाले युवा और कम लागत में काम करने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। नियमित बनाम अनियमित रोजगार। अनियमित या दिहाड़ी मजदूर, उदाहरण के लिए लेबर, चौक पर खड़े होने वाले राजमिस्त्री या मजदूर, या गारमेंट फैक्ट्री के दर्जी। इन्हें काम तभी मिलता है जब मालिक को जरूरत हो, कोई नौकरी की सुरक्षा या छुट्टी के पैसे नहीं मिलते हैं, तो ये दिहाड़ी मजदूर है। नियमित कर्मचारी, इन्हें अस्थायी नौकरी मिलती है, भविष्य निधि, पीएफ, मेडिकल सुविधा, रविवार व राष्ट्रीय छुट्टियों का सवेतन अवकाश मिलता है। चलिए अब यहाँ से कक्षा 7 की एनसीईआरटी देखेंगे, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन द्वितीय। पहला टॉपिक है समानता। कांता की कहानी, लाइन में खड़े होकर वोट देने में समानता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, लेकिन इलाज और सुविधाओं के मामले में आर्थिक असमानता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रसिद्ध दलित लेखक, इनकी आत्मकथा जूठन में स्कूल में उनके साथ हुए जातिगत भेदभाव का वर्णन है। अंसारी दंपति की कहानी, धर्म के आधार पर मकान किराए पर न मिलने का भेदभाव, निजता और गरिमा पर चोट बताया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 15 ध्यान रखिएगा। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम, भारत में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में 2001 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर यह शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बच्चों का नामांकन बढ़ाना, भूख मिटाना और जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करना, क्योंकि सभी जातियों के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो इसका उद्देश्य, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नागरिक अधिकार आंदोलन, 1950 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकियों ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ शुरू किया नागरिक अधिकार आंदोलन। रोजा पार्क्स 1 दिसंबर 1955 को बस में अपनी सीट एक श्वेत पुरुष को देने से इनकार किया, जिससे आंदोलन भड़का। नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 नस्ल, धर्म या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया, इसे ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारियों से मुक्त होना नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना, जैसे साफ पानी, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण भी स्वास्थ्य में शामिल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, सरकार द्वारा चलाए जाने वाले अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं। हाकिम शेख का मामला, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के सदस्य जो चलती ट्रेन से गिर गए। 8 सरकारी अस्पतालों ने इलाज से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत इसे जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना और सरकार को हर्जाना देने का आदेश दिया। इस मामले को ध्यान रखिएगा। कोस्टा रिका का उपागम, मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। कोस्टा रिका ने संविधान में फैसला किया कि वे सेना नहीं रखेंगे और सेना पर खर्च होने वाला पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगाएंगे, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कोस्टा रिका का उपागम। राज्य शासन कैसे काम करता है? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक जिसे कहा जाता है। एमएलए को विधायक कहा जाता है। मेंबर ऑफ, एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक। विधानसभा के सदस्य होते हैं विधायक, ये जनता द्वारा चुने जाते हैं और राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। बहुमत, मेजॉरिटी, जिस राजनीतिक दल के पास कुल सीटों के आधे से अधिक विधायक जीत जाते हैं वह बहुमत में होता है। सत्ताधारी दल और विपक्ष, बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार बनाता है, सत्ताधारी होता है, और अन्य दल विपक्ष कहलाते हैं, अपोजिशन कहलाते हैं। राज्यपाल, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार काम करे। मुख्यमंत्री, बहुमत दल के विधायक अपने नेता को चुनते हैं, जिसे राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लिंग बोध, लड़का और लड़की के रूप में बड़ा होना। सामोआ द्वीप 1920 का दशक, प्रशांत महासागर के दक्षिण में है। यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, बल्कि छोटी उम्र से ही बच्चों की देखभाल और मछली पकड़ना सीखते थे।
मध्य प्रदेश में 1960 के दशक में लड़कों और लड़कियों का अनुभव। लड़कियों का स्कूल अलग होता था जिसमें बीच में एक आंगन होता था सुरक्षा के लिए, जबकि लड़कों का स्कूल खुला होता था। घरेलू काम का मूल्य। महिलाओं द्वारा घर पर किए जाने वाले काम को काम नहीं माना जाता, जिसे अदृश्य काम कहा जाता है, जबकि यह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थकाऊ होता है। तो घरेलू काम का भी मूल्य है, लेकिन महिलाओं द्वारा घर पर जो काम किए जाते हैं उस काम को काम नहीं माना जाता है। ठीक है, इसे अदृश्य काम आप कह सकते हैं, जबकि यह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा थकाऊ है। संचार माध्यम और विज्ञापन। मास मीडिया, टीवी, रेडियो, अखबार जो लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, इसे मास मीडिया कहते हैं। स्वतंत्र मीडिया, मीडिया पर किसी का नियंत्रण ना हो, लेकिन वास्तविकता में सेंसरशिप और व्यापारिक घरानों के नियंत्रण के कारण मीडिया हमेशा स्वतंत्र नहीं होता। एजेंडा तय करना, मीडिया यह तय करता है कि कौन सी कहानी या खबर ध्यानाकर्षण के योग्य है। उदाहरण के लिए पीने के पानी की समस्या की जगह फैशन वीक दिखाना। बाजार और कपड़ा व्यापारी। साप्ताहिक बाजार, जहां अस्थायी दुकानें नहीं होती, यहाँ सामान सस्ता मिलता है क्योंकि प्रतिस्पर्धा होती है और पक्की दुकानों का किराया टैक्स नहीं देना पड़ता। दादन व्यवस्था, कपड़ा व्यापारी और बुनकरों के बीच का संबंध। व्यापारी बुनकर को सूत देता है और उससे तैयार कपड़ा लेता है। नुकसान क्या है? इसमें बुनकरों को कपड़े का बहुत कम मूल्य मिलता है और वे व्यापारी पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। इरोड का कपड़ा बाजार, तमिलनाडु, दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक है इरोड का कपड़ा बाजार, तमिलनाडु। औरतों ने बदली दुनिया। रूढ़िवादी धारणाएं। समाज में दोस्तों यह धारणा बना दी जाती है कि महिलाएं केवल कुछ खास काम जैसे नर्स का काम, शिक्षिका का काम ही अच्छा कर सकती हैं क्योंकि वे सहनशील होती हैं, जबकि तकनीकी कामों जैसे पायलट, इंजीनियर के लिए पुरुषों को बेहतर माना जाता है। लक्ष्मी लाकड़ा, इसे दोस्तों रूढ़िवादी धारणा कहा जाता है। जैसे तकनीकी काम जैसे पायलट, इंजीनियर के लिए पुरुषों को बेहतर माना जाता है, नर्स या शिक्षिका के लिए महिलाओं को बेहतर माना जाता है। तो ये सब रूढ़िवादी धारणाएं हैं। लक्ष्मी लाकड़ा उत्तर भारत की पहली महिला रेल इंजन चालक हैं। झारखंड के गरीब आदिवासी परिवार से हैं। इन्होंने इस रूढ़िवादी धारणा को तोड़ा कि महिलाएं इंजन नहीं चला सकती। तो ध्यान रखिएगा। रास सुंदरी देवी, पश्चिम बंगाल की एक गृहिणी जिन्होंने 200 साल पहले चुपके से बांग्ला भाषा सीखी थी। इन्होंने अपनी आत्मकथा आमार जीवन लिखी। यह बांग्ला भाषा में किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। रुकैया सखावत हुसैन, इन्होंने 1905 में अंग्रेजी में कहानी लिखी थी, सुल्ताना का सपना। इस कहानी में इन्होंने लेडी लैंड नाम की एक काल्पनिक जगह का वर्णन किया जहां महिलाएं अपनी बौद्धिक शक्ति से हवाई जहाजों और प्राकृतिक शक्ति से वर्षा को नियंत्रित करती हैं और पुरुष पर्दे में रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। इन्होंने 1911 में कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू किया जो आज भी चल रहा है। पंडिता रमाबाई, इन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि ये संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय महिलाओं के लिए मना था। इन्होंने 1898 में पुणे के पास केड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया जहां विधवा और गरीब महिलाओं को पढ़ने लिखने और स्वावलंबी बनने का प्रशिक्षण दिया जाता था। चलिए अगला है जनगणना और साक्षरता दर। हर 10 साल में होने वाली जनगणना से साक्षरता का पता चलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। एससी और एसटी वर्ग की लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। अगला टॉपिक है हमारे आसपास के बाजार। एक है साप्ताहिक बाजार। ये बाजार सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगते हैं। विशेषताएं यह है कि यहाँ पक्की दुकानें नहीं होती। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को समेट लेते हैं। साप्ताहिक बाजार में सस्ता सामान क्यों? क्योंकि यहाँ दुकान का किराया, बिजली का बिल, सरकारी टैक्स और कर्मचारियों को वेतन नहीं देना पड़ता। साथ ही कई दुकानें होने से प्रतिस्पर्धा होती है जिससे दाम कम रहते हैं। मोहल्ले की दुकानें, ये हमारे घर के पास होती हैं और सप्ताह के सभी दिन खुलती हैं। यहाँ ग्राहक और दुकानदार एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए यहाँ उधार पर भी सामान मिल जाता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, बहुमंजिला वातानुकूलित इमारतें जहां ब्रांडेड और गैर ब्रांडेड सामान मिलता है। यहाँ सामान महंगा होता है जिसे केवल धनी लोग खरीद पाते हैं।
बाजारों की श्रृंखला, इन सब से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान से देखते हुए चलिए। सामान सबसे पहले उत्पादक के पास बनता है, वहां से थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है, फिर थोक व्यापारी से खुदरा या छोटे व्यापारी सामान खरीदते हैं, अंत में खुदरा व्यापारी से सामान उपभोक्ता या ग्राहक तक पहुंचता है। बाजार में एक कमीज, यह अध्याय दोस्तों कपास के उगने से लेकर बाजार में कमीज बिकने तक की पूरी श्रृंखला और उसमें होने वाले मुनाफे के असमान वितरण को समझाता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं स्वप्ना की कहानी। कपास किसान, करनूल, आंध्र प्रदेश। स्वप्ना एक छोटी किसान है। कपास की खेती के लिए कीटनाशक और बीज खरीदने हेतु उसने स्थानीय व्यापारी से उच्च ब्याज दर पर कर्ज लिया। शर्त यह थी कि स्वप्ना को अपनी पूरी कपास उसी व्यापारी को कम कीमत पर बेचनी होगी। इस प्रकार कड़ी मेहनत के बाद भी किसान को बहुत कम मुनाफा मिलता है। इरोड का कपड़ा बाजार, तमिलनाडु। यह विश्व के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक है। दादन व्यवस्था, व्यापारी और बुनकर का संबंध। व्यापारी बुनकरों को सूत देता है और उनसे तैयार कपड़ा लेता है। बुनकरों को फायदा, उन्हें सूत खरीदने के लिए पैसे नहीं लगाने पड़ते और कपड़ा बेचने की चिंता नहीं रहती। बुनकरों को नुकसान, उन्हें कपड़े की बहुत कम कीमत मिलती है, वे व्यापारी पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। तो ये दादन व्यवस्था है। बुनकर सहकारी संस्थाएं, दादन व्यवस्था में व्यापारियों पर निर्भरता कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने का एक तरीका है, जहां बुनकर मिलकर काम करते हैं और सीधे सरकार या बाजार को कपड़ा बेचते हैं। गारमेंट निर्यात फैक्ट्री, दिल्ली के पास गारमेंट फैक्ट्री रोड के बाजार से कपड़ा खरीदती है और अमेरिका या यूरोप के बड़े स्टोरों के लिए कमीजें बनाती है। फैक्ट्री में मजदूरों, अधिकतर महिलाएं, को अस्थायी आधार पर रखा जाता है और उनसे कम मजदूरी पर ज्यादा घंटे काम कराया जाता है। मुनाफे का असमान वितरण, सबसे ज्यादा मुनाफा विदेशी व्यापारी या ब्रांडेड स्टोर को होता है। मध्यम मुनाफा गारमेंट फैक्ट्री का मालिक का होता है। सबसे कम मुनाफा या नुकसान कपास उगाने वाला किसान और कपड़ा बुनने वाला मजदूर या बुनकर को होता है। समानता के लिए संघर्ष अगला टॉपिक है। विस्थापितों के अधिकार, जब बांध बनाए जाते हैं या अभयारण्य घोषित किए जाते हैं तो हजारों लोगों को उनके गांवों से विस्थापित कर दिया जाता है, जिससे उनकी आजीविका छिन जाती है। तवा मत्स्य संघ, स्थान है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, नर्मदापुरम। पृष्ठभूमि क्या है? 1958 में तवा बांध का निर्माण शुरू हुआ, जो 1978 में पूरा हुआ। इससे सतपुड़ा के जंगलों के हजारों आदिवासी और किसान विस्थापित हो गए। विवाद 1994, सरकार ने तवा जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार निजी ठेकेदारों को दे दिया। ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को भगा दिया और गुंडे बुलाकर धमकियां दी। आंदोलन, ग्रामीणों ने एकजुट होकर तवा मत्स्य संघ बनाया और चक्का जाम तथा रैलियां की। परिणाम क्या हुआ? 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने मामला एक समिति को सौंपा। समिति की सिफारिश पर 1996 में सरकार ने तय किया कि तवा जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार स्थानीय विस्थापितों को ही दिया जाएगा। 1997 से उन्होंने नए अधिकार के साथ काम शुरू किया और अपनी आय में काफी वृद्धि की। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज, समानता के लिए जितने भी आंदोलन होते हैं वे सभी भारतीय संविधान को ही अपना आधार बनाते हैं कि कानून की नजर में सभी समान हैं। इसलिए संविधान केवल कागज का पन्ना नहीं बल्कि लोगों के जीवन का एक जीवंत हिस्सा है। चलिए कक्षा 8 की एनसीईआरटी यहां से देखेंगे। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, तृतीय टॉपिक है भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। संविधान की आवश्यकता क्यों? यह देश के आदर्शों को तय करता है, इसलिए संविधान की आवश्यकता है। यह राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है, इसलिए संविधान की आवश्यकता है। यह अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के वर्चस्व से बचाता है। ठीक है। नेपाल का उदाहरण है। नेपाल में 1990 का संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि राजा सर्वोच्च रहेगा। 2006 में जन आंदोलन के बाद नेपाल ने 2015 में नया लोकतांत्रिक संविधान अपनाया। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण, संघवाद, देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना, केंद्र, राज्य या स्थानीय स्तर पर, इसे संघवाद कहा जाता है। संसदीय शासन प्रणाली, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे करती है, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। शक्तियों का बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण। मौलिक अधिकार, इसे संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। धर्मनिरपेक्षता, राज्य किसी भी धर्म को ना तो आधिकारिक धर्म के रूप में बढ़ावा देता है और ना ही नागरिकों से धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता बनाम अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता, अमेरिका में धर्म और राज्य एक दूसरे के मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
कठोर पृथक्करण है, जबकि भारत में राज्य सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है और आवश्यकता पड़ने पर धर्म में सुधार के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे छुआछूत पर रोक या 3 तलाक कानून। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग सभी पॉइंट को ध्यान से देखते हुए चलिए। संसद तथा कानूनों की समझ। संसद भारत की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा निचला सदन है, जनता का सदन है, कुल 543 निर्वाचित सदस्य हैं। राज्यसभा ऊपरी सदन है, राज्यों की परिषद है, कुल 245 सदस्य हैं। 233 राज्यों के केंद्रशासित प्रदेश चुने जाते हैं, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसे ध्यान रखिएगा। कानून कैसे बनता है? देखिए दोस्तों, विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बनता है। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2005 2006 से लागू हुआ है। यह महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और मौखिक हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2005। अप्रिय और विवादित कानून, जो संविधान के अनुसार तो वैध हो सकते हैं, लेकिन यदि जनता को लगे कि उनकी मंशा सही नहीं है तो जनता प्रदर्शनों और याचिकाओं द्वारा उसका विरोध कर सकती है। न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है। अदालतों की संरचना, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। शीर्ष या सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रमुख भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई होते हैं। इसके फैसले नीचे के सभी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट राज्यों में शीर्ष अदालत है। हाई कोर्ट भारत में सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित हुए थे। अधीनस्थ या जिला अदालतें जिला स्तर पर होती हैं। अपीली व्यवस्था, यदि किसी व्यक्ति को निचली अदालत का फैसला सही ना लगे तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। विधि के 2 क्षेत्र, दीवानी कानून या सिविल लॉ। दीवानी कानून जिसे कहा जाता है व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित, जैसे जमीन की खरीद, किराया, तलाक, विवाह, ये सब दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। याचिका पीड़ित पक्ष दायर करता है। फौजदारी कानून, ऐसे आचरण से संबंधित जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, जैसे चोरी, दहेज, उत्पीड़न, हत्या। इसकी शुरुआत एफआईआर, प्रथम सूचना रिपोर्ट से होती है। जनहित याचिका, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू की थी जनहित याचिका। इसके तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से साधारण पत्र या टेलीग्राम भेजकर भी सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। मध्याह्न भोजन की शुरुआत पीआईएल के कारण ही हुई थी, इसे ध्यान रखिएगा। हाशियाकरण की समझ और निपटना। हाशियाकरण का अर्थ समाज के किसी समूह को बेदखल या किनारे पर धकेल देना हाशियाकरण कहलाता है। आदिवासी और हाशियाकरण। आदिवासी का अर्थ है मूल निवासी। भारत की आबादी का लगभग 8% हिस्सा आदिवासी हैं। भारत में 500 से अधिक विभिन्न आदिवासी समूह हैं। आदिवासियों के विस्थापन और जंगलों के छिन जाने के कारण वे शहरों में सस्ते मजदूर बनने पर मजबूर हुए हैं। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण, सच्चर समिति, 2005। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई थी। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के समान ही दयनीय है। हाशियाकरण से निपटने के संवैधानिक उपाय। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन इसमें शामिल है। छुआछूत का उन्मूलन है। अनुच्छेद 15 किसी नागरिक के साथ भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 दलितों और आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए बनाया गया कठोर कानून है। जन सुविधाएं और सामाजिक न्याय। जन सुविधाएं, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, परिवहन, जो हर नागरिक के लिए आवश्यक है। जल का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का ही हिस्सा माना है। जल का अधिकार। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य मामला 1991। जन सुविधाओं की आपूर्ति की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की होती है, क्योंकि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए काम करती हैं और गरीबों की पहुंच से बाहर होती हैं। न्यूनतम मजदूरी कानून, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियोक्ता मजदूरों को बहुत कम मजदूरी ना दे, तो यह न्यूनतम मजदूरी कानून है। भोपाल गैस त्रासदी, 2 से 3 दिसंबर 1984। यूनियन कार्बाइड, अमेरिकी कंपनी के कीटनाशक कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, एक अत्यंत विषैली गैस का रिसाव हुआ था।
इसने भारत में पर्यावरण सुरक्षा कानूनों की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसके बाद 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। अगला टॉपिक है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। आपराधिक न्याय प्रणाली में मुख्य रूप से 4 अधिकारी या संस्थाएं शामिल होती हैं: पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। पुलिस की भूमिका क्या है? पुलिस का काम एफआईआर दर्ज करना और किसी अपराध की जांच करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है। पुलिस जांच के आधार पर अपनी राय बनाती है, लेकिन पुलिस को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या निर्दोष। यह काम केवल अदालत का है। पुलिस जांच को मानवाधिकारों और संविधान के दायरे में रहकर ही अंजाम देना होता है। संविधान का अनुच्छेद 22 और आपराधिक कानून। प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्राप्त हैं: गिरफ्तारी के समय कारण जानने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचाव का अधिकार, हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, 15 साल से कम उम्र के बच्चे और महिलाओं को केवल पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता है। अगला है DK बासु दिशा निर्देश। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुलिस की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के लिए तय किए गए कड़े नियम DK बासु दिशा निर्देश में। यहाँ पर देखिए, गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी की वर्दी पर उसकी नाम पट्टी और पद स्पष्ट होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय मेमो ऑफ अरेस्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें समय और तारीख दर्ज होगी तथा कम से कम एक गवाह के दस्तखत होंगे। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने किसी रिश्तेदार या मित्र को 8 से 12 घंटे के भीतर सूचना देने का अधिकार है। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की जांच शुरू कर सकती है। संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस के लिए FIR दर्ज करना अनिवार्य है। संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस के लिए FIR दर्ज करना अनिवार्य है। इसमें अपराध की तारीख, समय, स्थान, घटना का ब्यौरा और संदिग्धों या गवाहों के नाम लिखे होते हैं। शिकायतकर्ता को मुफ्त में FIR की कॉपी लेने का कानूनी अधिकार है। सरकारी वकील की भूमिका। राज्य सरकार की तरफ से अदालत में पक्ष रखता है, क्योंकि आपराधिक मामले को पूरे समाज के खिलाफ अपराध माना जाता है। इसका काम निष्पक्ष होकर अदालत के सामने सभी प्रासंगिक तथ्य और सबूत पेश करना है। अदालत द्वारा निष्पक्ष सुनवाई। अनुच्छेद 21। आरोपी को आरोप पत्र और सबूतों की प्रति दी जानी चाहिए। खुली अदालत में सुनवाई हो, आरोपी को अपने बचाव के लिए वकील रखने का अवसर मिले। यदि आरोपी गरीब है तो अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का कर्तव्य है कि वह उसे वकील उपलब्ध कराए। जब तक अदालत सबूतों के आधार पर किसी को दोषी सिद्ध न कर दे, तब तक उसे निर्दोष माना जाएगा। हाशियाकरण की समझ। आदिवासी। आदिवासी का अर्थ है मूल निवासी। भारत की कुल आबादी का लगभग 8% हिस्सा आदिवासी है। भारत के मुख्य खनन और औद्योगिक क्षेत्र जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई आदिवासी क्षेत्रों में स्थित है। भारत में 500 से अधिक विभिन्न आदिवासी समूह हैं। स्थान है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम आदि। आदिवासी समाज की विशेषता। इसमें बहुत कम ऊंच नीच पाई जाती है। इन्हें जाति आधारित या राजा शासित समाजों से बिल्कुल अलग बनाती है। धर्म और भाषा। ये अपने पूर्वजों, गांव और प्रकृति की आत्माओं की पूजा करते हैं। इनकी अपनी समृद्ध भाषाएं हैं, जैसे संथाली, जो संस्कृत से भी पुरानी हो सकती हैं और जिनके अपने अखबार व पत्रिकाएं चलती हैं। विस्थापन और पहचान का संकट। 19वीं सदी के बाद वन कानूनों और खनन परियोजनाओं के कारण आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया था। भारत में खानों और खदान परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले लोगों में 50% से अधिक केवल आदिवासी ही हैं। अपनी जमीन और जंगलों से दूर होने पर वे केवल अपनी आजीविका ही नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी गंवा देते हैं। चलिए, अगला है अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ है केवल संख्यात्मक रूप से कम होना नहीं। अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ केवल संख्यात्मक रूप से कम होना नहीं है, बल्कि इसमें सत्ता, संसाधनों तक पहुंच और नागरिक अधिकारों का मुद्दा भी शामिल है। मुस्लिम समुदाय और हाशियाकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमान 14.2% हैं। सच्चर समिति 2005। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में गठित समिति ने पाया कि शिक्षा, सरकारी नौकरियों, पक्के मकानों और बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के मामले में मुसलमानों की स्थिति SC और ST के स्तर के समान ही चिंताजनक है। गेटोआइजेशन।
भेदभाव और असुरक्षा की भावना के कारण किसी विशेष समुदाय का एक ही इलाके में सिमट जाना या अलग अलग जगहों से आकर एक ही क्षेत्र में बस जाना गेटोआइजेशन कहलाता है। हाशियाकरण से निपटना। अगला टॉपिक है मौलिक अधिकारों का उपयोग। हाशियाकृत समूह जैसे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक संविधान के मौलिक अधिकारों का उपयोग करके सरकार को अपने कल्याण के लिए कानून बनाने पर मजबूर करते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन। इसके तहत दलितों को मंदिर प्रवेश, सार्वजनिक कुओं के उपयोग और समानता का अधिकार मिला। छुआछूत का आचरण अब एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 15 भेदभाव पर रोक। किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने तथा अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार है। अनुच्छेद 29-30 में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। सरकारी नीतियां। आरक्षण की नीति। दलितों और आदिवासियों के लिए विधायिका, संसद या विधानसभा, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों में सीटें आरक्षित की गई हैं। जैसे कट ऑफ अंक है। वंचित वर्गों को आगे लाने के लिए न्यूनतम अंक सीमा में छूट दी जाती है। इसमें दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा हेतु कानून। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। यह कानून दलितों और आदिवासियों पर होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अत्याचारों को रोकने के लिए बनाया गया था। इस कानून में अपराधों को श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे एक अमानवीय या अपमानजनक वस्तु खाने पीने पर मजबूर करना, या दूसरा है कपड़े उतारकर नंगा घुमाना, तीसरा है उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना, चौथा है महिलाओं का अनादर या यौन उत्पीड़न करना। रत्नम की कहानी तमिलनाडु। रत्नम के गांव में नामधारी पूजा के समय दलितों को पुजारियों के पैर धोने का रिवाज था। जब रत्नम ने ऐसा करने से मना किया तो गांव के सवर्णों ने उसका बहिष्कार कर दिया। रत्नम ने 1889 के अधिनियम का सहारा लेकर पुलिस में मामला दर्ज कराया। सीके जानू और आदिवासियों के अधिकार। आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू ने ध्यान दिलाया कि विभिन्न राज्य सरकारों ने आदिवासियों को उनकी पारंपरिक भूमि से बेदखल करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(e) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया है। 1989 के कानून का इस्तेमाल। आदिवासियों का कहना है कि जो गैर आदिवासी उनकी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जा करते हैं उन्हें 1889 अधिनियम के तहत सजा मिलनी चाहिए और आदिवासियों को उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। यह कानून जंगलों में रहने वाले समुदायों के जमीन और संसाधनों पर पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता है। इसके तहत उन्हें जंगलों में रहने, खेती करने और लघु वन उपज इकट्ठा करने का कानूनी अधिकार मिला है। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर सीटेट पेपर 2 एसएसटी विषय के लिए संपूर्ण एनसीईआरटी कंप्लीट कराया गया, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र के सभी टॉपिक शामिल थे। यहाँ से सीटेट एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।